Hello, 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 bonjour, monsieur. Hello, 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 hello. hello, 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 hello. 1, 2, 3, hello, okay. तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो पढ़ ही रहे होंगे आप सभी। अब हम आ जाते हैं अपने यूनिट 3 ऑफ ईवीएस पर। ईवीएस बड़ा आसान सा सब्जेक्ट चल रहा होगा, काफी जनरल नॉलेज की चीजें इसमें आ जाती है। तो हम आज कर रहे हैं यूनिट 3 में। यूनिट 3 में हमारे पास बहुत सारे टॉपिक होने वाले हैं। और सबसे पहले टॉपिक की तरफ आ जाते हैं, जो है अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप सभी ने पहले भी पढ़ा होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हिंदी में बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। अब इसका मतलब क्या होता है, देखते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज, हमारी एक प्रॉपर डेफिनेशन आती है, वो आती है मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। यानी कि आज की जनता की, आज की पॉपुलेशन की जो नीड्स हैं, उनको तो ध्यान में रखना ही रखना है, उनको नेग्लेक्ट नहीं करना है। लेकिन हमें साथ ही साथ फ्यूचर की जो जनरेशन है उनके बारे में भी सोचना है, ताकि उनके लिए हम जो रिसोर्सेज है, उनके रिसोर्सेज को हम एक्सप्लॉइट ना कर दे, सारे के सारे आज ही खत्म कर दे, उनके लिए कुछ बचा ही नहीं। तो वो सारी चीजें किसमें आती है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। यानी कि आज के बारे वालों में, आज के जो लोग हैं उनके बारे में भी सोचना है, साथ ही साथ नई जनरेशन के बारे में भी ध्यान में रखना है, ताकि उनके लिए रिसोर्सेज उनके पास मिले कुछ ना कुछ। ठीक है। फिर प्रिंसिपल्स क्या आते हैं हमारे पास? प्रिंसिपल होता है इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक ग्रोथ सभी के लिए, और एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं कि एनवायरमेंट को डिग्रेड करते। वो कैसा होना चाहिए? एनवायरमेंट के साथ में एक हार्मनी बनाते हुए हमारे पास डेवलपमेंट होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? टू प्रोटेक्ट आवर बायोडाइवर्सिटी, इंक्रीज फॉरेस्ट कवर, पॉल्यूशन प्रिवेंट करना, वेस्ट कम से कम जनरेट करना, डिजाइनिंग इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी एंड टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। ये सभी के सभी किस किस के ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। आगे देखते हैं। कुछ की एस्पेक्ट्स होते हैं हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। एक होता है इंटर जनरेशनल इक्विटी, और दूसरा होता है इंट्रा जनरेशनल इक्विटी। अब ये इंटर इंट्रा क्या होता है, शायद आपने पढ़ा होगा, या फिर एक एग्जांपल देते हैं, सिंपल सा सुना होगा। इंटर स्कूल कंपटीशन होता है और इंट्रा स्कूल कंपटीशन होता है। कौन कौन सा होता है? एक तो अपने पास होता है इंटर स्कूल कंपटीशन होता है, और दूसरा होता है इंट्रा स्कूल कंपटीशन। ओके। इंटर स्कूल और इंट्रा स्कूल में क्या होता है? इंटर स्कूल का मतलब है कि 2 और मोर स्कूल्स कंपीट करें, उसमें क्या करें? 2 या 2 से ज्यादा स्कूल्स कंपीट करें। इंटर स्कूल का मतलब है स्कूल्स के बीच में, एक स्कूल ये, दूसरा स्कूल ये, उन दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा है या कुछ चल रहा है, तो उसको बोलते हैं अपन इंटर स्कूल। इंटर, ठीक है। और इंट्रा क्या आता है? ये होता है विद इन अ स्कूल, यानी कि एक स्कूल के अंदर क्या क्या हो रहा है।
है ना। जैसे कि हमारे एक होता है इंट्रा स्कूल कंपटीशन, मान लो स्पोर्ट्स की बात करते हैं, अगर चल रहा है इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट, मतलब कि कई सारे स्कूल्स उसमें compete करेंगे। और अगर चल रहा है इंट्रा स्कूल कंपटीशन, तो मतलब है स्कूल के अंदर के ही बच्चे उसमें compete करेंगे। जैसे स्कूल के अंदर हाउसेज होते हैं, तो मान सकते हो कि अगर इंट्रा स्कूल की बात कर रहा है, तो स्कूल के एक ही स्कूल के अंदर के जो हाउसेज हैं, जैसे कि अलग अलग रेड हाउस होता है, येलो हाउस होता है, ग्रीन हाउस होता है, तो वो सब क्या करेंगे, कॉम्पीट करेंगे। तो इंटर स्कूल अलग अलग स्कूल्स के बीच में कंपटीशन, और इंट्रा स्कूल का मतलब क्या है कि एक ही स्कूल के जो पार्टिसिपेंट है, एक ही स्कूल के जो बच्चे हैं, वो आपस में कॉम्पीट करेंगे। तो यहां भी वैसा ही है, हमारे पास क्या है, इंटर जनरेशनल इक्विटी और इंट्रा जनरेशनल इक्विटी। इंटर मतलब दो जनरेशंस के बीच की बात कर रहा है, और इंट्रा मतलब इसी जनरेशंस के विद इन जो हमारे पॉपुलेशन है उसकी बात कर रहे हैं। देखते हैं पहले इंटर जनरेशनल इक्विटी, यानी कि वी शुड मिनिमाइज एनी एडवर्स इंपैक्ट ऑन रिसोर्सेज एंड एनवायरमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशंस। यानी कि एक तो हमारी जनरेशन और एक फ्यूचर जनरेशन। हमारे जो वेस्ट जो जनरेशन है, जो हमारा इंपैक्ट हम कर रहे हैं बाय यूजिंग द रिसोर्सेज एंड द इंपैक्ट इट इज कॉजिंग ऑन एनवायरमेंट, उस चीज को ध्यान में रखना है हमारी अपनी जनरेशन को और दूसरी जनरेशन के लिए। ठीक है, वी शुड हैंड ओवर अ सेफ, हेल्दी एंड रिसोर्सफुल एनवायरमेंट टू आवर फ्यूचर generations. That is, this is possible only if we stop over exploitation of resources, reduced waste discharge and emissions, and maintain ecological balance. तो ये हुआ इंटरजेनरेशनल इक्विटी। फिर आ जाते हैं इंट्रा जनरेशनल इक्विटी। तो ये क्या है कि अभी की जो जनरेशन है हम उसी की बात कर रहे हैं। यहां पे हमने कंपेयर किया अभी की जो जनरेशन, हमारी प्रेजेंट जनरेशन एंड द फ्यूचर जनरेशन है। इंट्रा में हम अभी की जनरेशन की बात करते हैं। द डेवलपमेंट प्रोसेस शुड सीक टू मिनिमाइज द वेल्थ गैप्स विद इन द नेशंस। जो नेशंस के बीच का जो वेल्थ गैप आ जाता है, कुछ डेवलपिंग कंट्रीज हैं, कुछ डेवलप्ड कंट्रीज और कुछ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है जहां पे बहुत बुरे हालात है। तो द टेक्नोलॉजी शुड एड्रेस टू द प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, प्रोड्यूसिंग ड्रॉट टॉलरेंट वेराइटीज, अनसर्टेन क्लाइमेट, वैक्सीन फॉर इन्फेक्शियस डिजीज, क्लीन फ्यूल फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज। अब देखो, ये सब हमें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से सोचना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें, मुंबई का एग्जांपल ले लेते हैं। मुंबई इंडिया की एक बहुत रिच सिटी कह सकते हैं अपन, बहुत वेल्थी सिटी कह सकते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत बिलियनर्स रहते हैं, मिलियनर्स रहते हैं, और कहते हैं सपनों की नगरी मुंबई। तो मुंबई सपनों की नगरी है, लेकिन जो स्लम्स है मुंबई के वो भी बहुत खतरनाक है, वो भी बहुत बड़े लेवल के स्लम्स है, छोटे मोटे स्लम्स नहीं है, एशिया में बहुत बड़े स्लम्स है वो। तो एक ही जगह पर एक तो बहुत वेल्थी पीपल है और दूसरे एकदम स्लम वाले लोग हैं जो कि स्लम में रह रहे हैं, जहां पर कंडीशंस बहुत खराब है रहने की, वहां पर उन्हें रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं जो बेसिक नीड्स होती हैं। तो ये जो गैप होता है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर अच्छा नहीं होता। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहता है कि सभी के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो सभी को मिलने चाहिए। ठीक है, ये हो सकता है कि कोई थोड़ा सा ज्यादा वेल्थी है, कोई थोड़ा सा कम वेल्थी है, बट ये जो बड़ा गैप है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हिसाब से अच्छा नहीं है। तो वही बात की जा रही है, दिस विल सपोर्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ पुअर कंट्रीज, नैरोइंग द वेल्थ गैप एंड लीड टू सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी, वो जो वेल्थ गैप है उसको कम करना है। तो इंटर जनरेशनल इक्विटी और इंट्रा जनरेशनल इक्विटी, समझ में आ रहा है? आगे देखो, मेजर्स क्या क्या लिए जा सकते हैं फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सबसे पहला हो गया हमारे पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। क्या मतलब? लोकली अडेप्टेबल, इको फ्रेंडली एंड रिसोर्स एफिशिएंट एंड कल्चरली सूटेबल। ये चार चीजें कह रहा है, मतलब सभी का ध्यान रखना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कह रहा है? सतत पोषणीय विकास, सभी का ध्यान रखते हुए डेवलपमेंट, वही तो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी कैसी होनी चाहिए? लोकली अडेप्टेबल, एक लोकेलिटी में, ऐसा नहीं कि एक ही लोकेलिटी में चल रही है बाकी कहीं चल ही नहीं रही है, लोकली अडेप्टेबल होनी चाहिए, इको फ्रेंडली होनी चाहिए, रिसोर्स एफिशिएंट होनी चाहिए, रिसोर्स को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट ना करे, और कल्चरली सूटेबल होना चाहिए। सभी कल्चर्स को ध्यान में रखते हुए हमें इस टेक्नोलॉजी बनानी चाहिए। ठीक है, इंस्पायर्ड बाय डिजाइन विद नेचर, नेचर को ध्यान में रखते हुए उसको डिजाइन करना। मिनिमाइज रिसोर्स यूज एंड वेस्ट, जो वेस्ट जनरेशन है वो भी कम हो और रिसोर्स का जो यूसेज है वो भी कम हो। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी हमें ही बनानी चाहिए, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। दूसरी 3 Rs हमारे, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, ये तो चलते ही रहते हैं, पढ़ते ही रहते हैं आप सभी। रिड्यूस क्या? रिसोर्स का कंजम्पशन मिनिमाइज करो, जितना जरूरी है उतना ही करो, और ज्यादा यूज कर लिया तो वो कॉन्ज्यूमरिज्म हो गया, वो भी पढ़ते हैं अभी। तो सबसे पहला हो गया रिड्यूस, यानी कि कंजम्पशन को रिड्यूस किया जाए। उसके बाद रीयूज,
रीयूज प्रमोट किया जाए। कोई ऐसा कंटेनर, जैसा अपना इंडिया में क्या होता है कि मान लो कोई पीनट बटर का डब्बा घर लाया, अब पीनट बटर तो खत्म हो गया, तो मम्मी क्या करेगी, धोएगी और फिर उसके उसमें दाल डाल देगी या नमक डाल देंगी या फिर क्या करेंगी, उसमें कुछ चीनी चाय पत्ती डाल देंगी। तो अपना तो बढ़िया इंडिया में हाउस होल्ड्स में चलता रहता है कि डब्बों को अपन रीयूज करते रहते हैं। तो अपने घर में बाहर से कोई थैली आती है, हमारे घर में एक बड़ी सी थैली होती है जिसके अंदर खूब सारी छोटी छोटी थैलियां होती है। तो हमारे तो बहुत बढ़िया कल्चर में पहले से ही फिट है कि अपन चीजों को रीयूज करते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि रिड्यूस करो, कि कंजम्पशन रिड्यूस किया जाए, जितना जरूरी है उतना ही यूज करना है। फिर रीयूज करो, यानी कि जो तुम्हारे पास यूज्ड आइटम्स है, अगर दे आर यूजेबल देन यूज देम अगेन। और उसके बाद रिसाइकल, ऐसी ही चीजों को यूज करो जो रिसाइकल कर पाओ। ऐसी चीजों को यूज नहीं करना जो रिसाइकल ना हो, जैसे कि वो बहुत 1-2 माइक्रोन वाली जो पॉलीथीन्स आती है ना, वो रिसाइकलेबल नहीं होती। जो 50-60 माइक्रोन से ऊपर जिनकी वो होती है, क्या बोलते हैं उसे, ब्रेड होती है, उसको अपन रिसाइकल कर सकते हैं। तो ऐसी चीजें यूज करनी चाहिए जो कि रिसाइकलेबल हो। तो 3 R's ध्यान में रखना है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। अगला देखो, एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड अवेयरनेस। हमारे एनवायरमेंट में क्या क्या चल रहा है उसके बारे में लोगों को पता ही नहीं होगा, तो वो कैसे करेंगे उसके प्रति, मतलब उसको सपोर्ट कैसे करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग एनवायरमेंटल एजुकेशन फोस्टर सस्टेनेबल थिंकिंग एंड एटीट्यूड्स। मतलब ईवीएस अब सब्जेक्ट अब तुम लोगों ने देखेंगे तो तुम्हें भी लग रहा हो कि यार ये बीटेक में ईवीएस का क्या मतलब होता है। और ईवीएस में ऐसा कुछ पढ़ाया भी नहीं जाता कुछ, है ना। ईवीएस में जनरली क्या होता है, प्रोफेसर्स हमें टॉपिक बताते हैं, कुछ स्टार्टिंग की चीजें बता देते हैं और फिर हमें प्रोजेक्ट दे दिए जाते हैं कि बेटा तेरा प्रोजेक्ट है, तू वाटर कंजर्वेशन में बना के ला, तेरा प्रोजेक्ट है तू पोल्यूशन में बना के ला, एयर पोल्यूशन में बनाओ, लैंड पोल्यूशन में बनाओ। तो ऐसे ऐसे हमारा मतलब रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट है, हमारा जनरल अवेयरनेस होना चाहिए एनवायरमेंट के प्रति, तो वही अपन पढ़ रहे हैं। तो एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड अवेयरनेस बहुत जरूरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि पता ही नहीं होगा तो कैसे करोगे। फिर उसके बाद सस्टेनेबल रिसोर्स यूटिलाइजेशन। रिसोर्स जो हमारे पास है क्या क्या, कंजम्पशन मस्ट नॉट एक्सीड रीजनरेशन, इंश्योरिंग बैलेंस विद इन द सिस्टम्स टॉलरेंस। मतलब जो रिसोर्स रीजनरेट हो सकता है उसकी रीजनरेशन जो रेट है, कंजम्पशन रेट उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो क्या है, सारा का सारा एक्सप्लॉइट हो जाएगा। तो ये थे हमारे मेजर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगले टॉपिक पे आ जाते हैं, अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन आप जानते होंगे, रूरल अर्बन दो टाइप के हमारे पास लोकेलिटी होती है। रूरल थोड़ा सा हम कह सकते हैं गांव वाले इलाके, और अर्बन थोड़े शहरी इलाके। तो अर्बनाइजेशन क्या होता है, अर्बनाइजेशन इज अ मूवमेंट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज। मकसद क्या है उनका, बेटर एजुकेशन, कम्युनिकेशन, हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट एटसेट्रा। बहुत सारी चीजें जो गांव में उपलब्ध नहीं होती, उनकी खोज में लोग गांव से या फिर रूरल इलाकों से अर्बन इलाकों में आ जाते हैं, और वही प्रोसेस, वही मूवमेंट ऑफ पीपल क्या कहलाता है, अर्बनाइजेशन कहलाता है। कॉजेस क्या है अर्बनाइजेशन के, तो हमारे पास पीपल रूरल एरिया से अर्बन एरिया में जाते हैं क्योंकि सिटीज में क्या है, काफी फेवरेबल कंडीशंस उन्हें मिल जाती है। क्या क्या, फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ एनवायरमेंटल एंड सोशल प्रॉब्लम्स, जो कि रूरल एरियाज में उनके साथ नहीं हो रहा था। हमारे पास कुछ रीजंस हैं, जैसे कि पीपल सिटीज में मूव करते हैं टू सीक जॉब्स। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण होता है। एक ये कारण हो गया और दूसरा एक ये कारण हो गया, क्योंकि गांव में आपको बहुत ज्यादा फैसिलिटीज नहीं मिल पाती। आजकल तो हर जगह काफी विकास हो रहा है, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली आपको अर्बन एरिया में ज्यादा फैसिलिटीज मिल जाती है। तो वही है, पीपल मूव इनटू सिटीज टू सीक जॉब एंड इनकम। With good governance, cities can deliver education, healthcare and other services more efficiently than rural areas, क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी ज्यादा है, यहाँ पर लॉजिस्टिक्स ज्यादा है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर जो एजुकेशन और हेल्थ केयर सेक्टर है काफी डेवलप हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू रूरल एरियाज। तो इसलिए लोग यहां पर शिफ्ट होने लग जाते हैं। सिटीज प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन एम्पावरमेंट एंड सोशल मोबिलाइजेशन। डेंसिटी ऑफ अर्बन लाइफ रिलीव्स प्रेशर ऑन एरियाज ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड नेचुरल हैबिटेट्स। मतलब नेचुरल हैबिटेट्स पे ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है, क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा, कंजेशन कहां ज्यादा होता है, रूरल में या फिर अर्बन में। ऑब्वियसली सिटीज में ज्यादा कंजेस्टेड लोग होते हैं, पॉपुलेशन वहां पे ज्यादा होती है। अगला देखो, इट इज थ्रू सिटीज दैट फॉरेन मनी फ्लोज इनटू कंट्री। सिटीज के थ्रू ही आता है, कैसे, बिकॉज दे आर द सोर्स ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेड। वो मेन सोर्स होते हैं टूरिज्म और ट्रेड का, तो वहां से फॉरेन मनी नेशन में फ्लो करता है। तो वहां पे ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारी हो जाती हैं, जॉब्स और इनकम वगैरह की काफी सारी अपॉर्चुनिटीज वहां पे आ जाती है। Restaurants, movies, movie theater, theme parks and other varieties of entertainment are
अवेलेबल सिटी, मतलब रिक्रिएशनल एक्टिविटीज फ्री टाइम में बंदा क्या करेगा। गांव में क्या करोगे, मेला लग गया साल में एक बार, ठीक है, त्योहार मना लिए, बहुत बढ़िया बढ़िया, चलो ठीक है, गांव वालों के साथ बातें कर ली, ठीक है। बट शहरों में बहुत सारी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हमारे पास होती है, जैसे कि हमारे पास थीम पार्क्स होते हैं, एडवेंचर पार्क्स होते हैं, और उसके अलावा रेस्टोरेंट्स होती है, मूवी थिएटर्स होते हैं, बड़े बड़े मॉल्स होते हैं। तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज का हमारे पास काफी ज्यादा सोर्स, हमारे पास जगह होती है, तो वो होता है अर्बनाइजेशन में, ठीक है। तो ये कुछ रीजन थे अर्बनाइजेशन के। अब अर्बनाइजेशन एक फिनोमेना तो है, कुछ लोग इसको कुछ अपॉर्चुनिटी सीख करते हुए आते भी अर्बन इलाकों में, लेकिन कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी हमारे पास होते हैं। ड्रॉबैक्स के अर्बनाइजेशन की सबसे पहला आ गया क्राइम्स। क्राइम्स थोड़े से बढ़ जाते हैं, कंपैरेटिवली बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं, बहुत ज्यादा ऐसा कुछ स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं चांसेस ऑफ रॉबरी, मर्डर, असॉल्ट एक्सेट्रा इंक्रीज विद अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन। अगर अर्बनाइजेशन हो रहा है और वो अनप्लान्ड है वहां पर, क्योंकि देखो लोग आए रूरल एरिया से अर्बन एरिया में, अब एकदम से पॉपुलेशन स्पाइक कर जाती है, तो लॉ एनफोर्समेंट अपना उतना ही है, तो गवर्नमेंट अपनी उतनी ही है, उनके जो पर्सनल है वो भी उतने ही है, अपने पास रिजर्व फोर्सेस होती है, लेकिन फिर भी कुछ ना एक अनप्लान्ड, मतलब स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ अनप्लान्ड बिहेवियर वहां पे हो ही जाता है, तो धीरे धीरे वो प्लानिंग होती है बढ़िया। लेकिन जब अर्बनाइजेशन हो रहा है तो अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन है, तो वहां पर क्राइम्स की जो चांसेस हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है पॉवर्टी। पॉवर्टी मतलब poverty is growing faster in urban than rural areas. 1 billion people live in urban slums. जो अभी मुंबई वाली बात करी थी ना, वही, क्योंकि यार अर्बनाइजेशन हो रहा है, सारे जा रहे हैं मुंबई में, सपनों के नगर में, सपनों के शहर में, लेकिन वहां पे जाकर उनको सरवाइव करने में काफी मुश्किल होती है, क्योंकि कंपीट कर रही है दुनिया वहीं जाकर, है ना। तो वहां पर पॉवर्टी बढ़ जाती है, क्योंकि कंजेशन बहुत ज्यादा हो गया, रिसोर्सेज लिमिटेड है, छोटा सा शहर है, और खूब सारे लोग क्या है अर्बन स्लम्स में वहां पे रहने लग जाते हैं, और वहां पर ओवर क्राउडेड होती है जगह, पोल्यूटेड होती है वो जगह, और काफी डेंजरस होती है वो जगह। उसके बाद अर्बन एरियाज सेल्फ सस्टेनिंग नहीं होते, क्योंकि क्राउड बहुत ज्यादा है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा, रिसोर्सेज की कमी वहां पे हो जाती है। दे सर्वाइव ओनली बाय इंपोर्टिंग फूड, वाटर एंड एनर्जी एटसेट्रा। सब कुछ बाहर से आता है, एक्सटर्नली आता है, और बहुत बड़ी मात्रा में वहां पर वेस्ट जनरेशन होता है, ठीक है। तो ये हो गया पॉवर्टी। और तीसरा ड्रॉबैक हो गया अर्बनाइजेशन का हमारे पास, अर्बन हीट आइलैंड। इसको एक टाइप का इफेक्ट होता है, ये हमारा प्रोजेक्ट भी था एक, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। ये क्या होता है, आसान भाषा में समझिए, आप दिल्ली में, जैसे दिल्ली में है, तो दिल्ली में कुछ शहर है जहां पे बहुत कंजेस्टेड एरिया होता है, बहुत पॉपुलेटेड एरिया होता है, और फिर दूसरी जगह पे आप कोई गांव वाला इलाका लीजिए, थोड़ा रूरल सा इलाका ले लीजिए, जहाँ पे खेत वगैरह हैं, गांव वगैरह है, बहुत ज्यादा ऐसे बिल्डिंग्स नहीं है, बहुत ज्यादा व्हीकल्स नहीं है, बहुत ज्यादा ऐसे पक्के पक्के रोड नहीं है। तो उन दो एरियाज में अगर आप कंपेयर करेंगे किसी भी दिन, तो कंपैरेटिवली आपको पता चलेगा कि जो अर्बन इलाका है, जो शहरी इलाका है, वहां पर टेम्परेचर आपको ज्यादा फील होगा, वहीं जो रूरल इलाका है वहां पर टेम्परेचर आपको थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम फील होगा। इसका कारण क्या होता है, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट इसी को बोलते हैं। हमारे पास जो अर्बन इलाका है वहां पर बिल्डिंग्स हैं, वहां पर रोड है, वहां पर व्हीकल्स हैं, वहां पर हमारे पास एसी चल रहे हैं, और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं, एसी चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, तो ये सभी क्या करते हैं, हीट जनरेट करने वाले हैं। साथ ही साथ ये जो रोड है और बिल्डिंग्स है, यहां पर हमारे पास क्या है, वहां पे हीट हमारे पास इकट्ठी हो जाती है, जो रेडिएशन है वो वहीं पे इकट्ठी हो जाती है, जिसके कारण एक छोटे से इलाके में टेम्परेचर कंपैरेटिवली ज्यादा फील होता है। तो उसी को बोलते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। देखिए, एज अर्बन एंड इंडस्ट्रियल एरियाज आर डेवलप्ड, the majority of sun's energy is absorbed by urban structures and asphalt. इनके द्वारा क्या है, सन की एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली गई है। Thus during warm daylight hour, less evaporative cooling in cities allows surface temperatures to rise higher than the rural areas. वहां पे evaporation बहुत ज्यादा नहीं हो पा रहा है, बिल्डिंग्स ने, स्ट्रक्चर्स ने हीट को अब्सॉर्ब कर लिया है, तो उसके कारण कंपैरेटिवली ज्यादा टेम्परेचर हमको वहां पे फील होता है। तो यही होता है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, समझ में आया। उसके बाद एनर्जी की भी काफी प्रॉब्लम्स आ जाती है। जब हम बात करते हैं अर्बनाइजेशन की, तो एनर्जी की समस्या वहां पे होती है, ठीक है। The urban growth is so fast that it is becoming difficult to accommodate all industrial, commercial, residential facilities within a limited municipal boundary. एक छोटी सी बाउंड्रीज में इन सभी चीजों को इनकॉर्पोरेट करना, बाउंड करना काफी मुश्किल हो जाता है। छोटा एरिया है, पॉपुलेशन ज्यादा है, वहीं पे तुम्हें इंडस्ट्री भी चाहिए, वहीं पे तुम्हें कॉमर्स भी चाहिए, वहीं पे तुम्हें रेजिडेंशियल फैसिलिटीज भी चाहिए, तो वो काफी परेशानी वाली बात हो जाती है। तो वहां पे क्या होता है,
As a result, there is spreading of cities into suburban or rural areas too. This phenomena is called urban sprawl. मतलब समझ में आई क्या होगा, मतलब एक छोटा सा एरिया है, वहां पे अर्बनाइजेशन ज्यादा हो रहा है, लोग वहां पे ज्यादा आ रहे हैं, तो धीरे धीरे वो अर्बन एरिया स्प्रेड करने लग जाता है टू दी आउटर सबर्बन एरिया, या फिर आसपास जो रूरल एरिया है उसमें वो स्प्रेड करने लग जाता है। इस स्प्रेडिंग को अपन बोलते हैं अर्बन स्प्रॉल। क्लियर बात? एग्जाम्पल्स ऑफ एनर्जी डिमांडिंग एक्टिविटीज देखो, रेजिडेंशियल और कमर्शियल लाइटनिंग हमको चाहिए, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन हमको चाहिए क्योंकि मेट्रो है, बस है, खूब सारी गाड़ियां हैं, सभी के लिए अपने को एनर्जी चाहिए, ठीक है। इंक्लूडिंग मोटरसाइकिल, कार, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फॉर मूविंग फ्रॉम रेजिडेंस टू वर्क प्लेस, इन सभी के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनर्जी चाहिए। इंडस्ट्रीज यूज लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ एनर्जी, सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन इंडस्ट्रीज ही ले जाती हैं, तो वहां भी एनर्जी चाहिए। मॉडर्न लाइफस्टाइल है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स अपन यूज करते हैं, एसी, फ्रिज और ये सब बहुत सारे गैजेट्स हैं, इन सभी को यूज करने के लिए एनर्जी चाहिए। और कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ पॉपुलेशन नीड्स मोर एनर्जी, मोर एनर्जी डिपेंडेंट टेक्नोलॉजीज। और जो पॉपुलेशन के कारण जो हमारा पोल्यूशन जनरेट हो रहा है, जो वेस्ट जनरेट हो रहा है, उसको भी मेंटेन करना है, तो उसके लिए भी ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता हमें होती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है हमारे पास, अर्बन प्रॉब्लम्स ड्यू टू एनर्जी डिमांड्स इन दैट। फिर उसके बाद अगला टॉपिक आ जाता है हमारे पास वाटर कंजर्वेशन का। वाटर कंजर्वेशन आप सभी को पता है, वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे लिए, तो उसको कंजर्व करना भी बहुत आवश्यक है। कंजर्व अपन करते हैं बहुत सारी स्ट्रेटेजीज को यूज करके, ये कुछ स्ट्रेटेजीज हमने यहाँ पे नोट करी हुई है। सबसे पहला, डिक्रीजिंग रन ऑफ लॉसेस। रन ऑफ लॉसेस हमें डिक्रीज करना है, जो कि मतलब जैसे बारिश हो गई या फिर बारिश के कारण जो पानी आया और सारा का सारा ड्रेन्स में चला गया, अब वो फ्रेश वाटर था, बढ़िया पानी था, और वो सारा का सारा ड्रेन्स में जाते ही कैसा हो गया, पॉल्यूटेड हो गया, अब वो वेस्ट हो सके, अब वो यूज नहीं किया जा सकता। तो रन ऑफ लॉसेस को अपने को बचाना है, ठीक है। जैसे कि उसके बाद रिड्यूसिंग एवापोरेशन लॉसेस, एवापोरेशन के कारण जो लॉस हो रहे हैं उनसे बचाना है अपने को, वाटर को कंजर्व करना है। स्टोरिंग वाटर इन सॉइल, सॉइल की जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है उसको बढ़ाना चाहिए ताकि वाटर उसमें ज्यादा से ज्यादा अब्सॉर्ब हो। एक्विफर में नीचे जो वाटर टेबल है, ग्राउंड वाटर, वहां तक पानी सप्लाई हो सके। रिड्यूसिंग इरिगेशन लॉसेस, अलग अलग टाइप के हमको इरिगेशन मेथड यूज करने चाहिए, जैसे कुछ एग्जांपल्स तो आपको याद भी होंगे। एक तो ट्रेडिशनल मेथड होते हैं कि जाके खेत को पानी से भर दो, ट्यूबवेल चला दो, पाइप छोड़ दो, सुबह से शाम तक लगा रहेगा। या फिर अपने पास एक स्प्रिंकलर सिस्टम होता है, और उसके बाद एक ड्रिप इरिगेशन भी होता है, याद हो गई। स्प्रिंकलर लगा दिया अपन ने खेत में खूब सारे, तो वो स्प्रिंकलर सिस्टम से हो गया। और दूसरा होता है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन आपको याद होगा, मान लो ये धरती है और ये हमारा प्यारा सा पौधा है, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहीं पे पाइप लगा दिए, यहीं पे एक पाइप लगा दिया जो कि ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी को इसके बेस के पास छोड़ रहा है। क्या कर रहा है, ड्रिप, यानी कि ड्रॉप्स जा रही हैं डायरेक्टली टू द प्लांट्स बेस। बेस के पास हमने एक पाइप लगा दिया, सिस्टम होता है पूरा इसका, एक पूरा खेत में लगाया जाता है, तो वहां पे बेस के पास ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता रहता है। तो उससे क्या होता है, पानी का जो लॉस है, जो वेस्टेज होता है, वो कम हो जाता है, और जहां जरूरत है पानी की, आवश्यकता है, वहीं पे पानी ज्यादा पहुंच पाता है, अच्छे से पहुंच पाता है। तो ये हो गया ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। तो इस तरीके से अपन इरिगेशन लॉसेस को कम कर सकते हैं। फिर वाटर को रीयूज कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास, अरे, वाटर को रीयूज किया जा सकता है, जैसे कि कुछ सिस्टम आपने जापान वगैरह में देखे होंगे, कुछ क्या करते हैं, वो जो वॉश बेसिन होता है जहां पे वो हाथ वगैरह धोते हैं, वो सारा का सारा पानी वो फ्लश टैंक में चला जाता है। अब जैसे कोई अपना काम करके आया टॉयलेट में और फ्लश टैंक यूज किया, तो वो जो वेस्ट वाटर था जो कि जनरेट किया गया वॉश बेसिन के थ्रू, या जो वेस्ट मतलब यूज्ड वाटर था, उसको अपन ने फ्लश टैंक में यूज कर लिया, तो रीयूज किया अपन ने वाटर को, इससे अपन वाटर कंजर्व कर सकते हैं। उसके बाद प्रिवेंटिंग वेस्टेज ऑफ वाटर, वाटर का वेस्टेज कम से कम करना है। इंक्रीजिंग ब्लॉक प्राइसिंग, ब्लॉक प्राइसिंग क्या होता है, कंज्यूमर हैज टू पे प्रोपोर्शनेटली हायर बिल विद हायर यूसेज ऑफ वाटर। जितना ज्यादा आप पानी यूज करोगे उतना ही ज्यादा आपको उसका बिल भी पे करना पड़ेगा, तो वो हो जाता है इंक्रीजिंग ब्लॉक प्राइसिंग। और उसके बाद रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में तो काफी सारे तरीके होते हैं इसके रेन वाटर हार्वेस्टिंग के, है ना। आप इसको जरा रिसर्च करना, बड़ा मजा आएगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपको पता है, मतलब पानी आया, अब छतों में भरा, नाली के थ्रू कहां चला गया, वो ड्रेन्स में चला गया।
अब उस वाटर को, अब वही फ्रेश वाटर है तो उसको यूज कर सकते हैं। तो अपन ने क्या किया, बड़े बड़े टैंक्स बना दिए अंडरग्राउंड, और छत पे जो रेन्स के कारण जो पानी इकट्ठा हो रहा है उन सभी को अपन ने टैंक में स्टोर कर लिया। एंड इन द नीड, जहां पे हमारे पास स्कार्स कंडीशंस हो, पानी की कमी हो, तो उस वाटर को अपन यूज कर सकते हैं। या फिर उसी वाटर पे अपन डिपेंड भी हो सकते हैं, जो बहुत ज्यादा बारिश वाले इलाके होते हैं, जैसे कि आप बोलेंगे साउथ में जो अपने का महाराष्ट्र गोवा वगैरह इलाके हो जाते हैं, 3 महीने दबा के बारिश चलती है वहां पे। मतलब जुलाई अगस्त सितंबर बहुत बढ़िया बारिश होती है, पूरा पूरा दिन बारिश हो रही है वहां पे, 5 मिनट में बारिश हो जाती है एकदम से। अभी घूम रहे हो, अभी बारिश नहीं है, घूम रहे आगे गए बारिश हो गई, ऐसे 5-5 सेकंड में बारिश हो जाती है। तो ऐसे इलाकों में काफी ज्यादा बारिश होती है, तो वहां पे अपन रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बहुत सारे तरीके हो जाते हैं वाटर कंजर्वेशन के। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं अपन वेस्ट लैंड्स के ऊपर। वेस्ट लैंड रिक्लेमेशन, जो वेस्ट लैंड है, जो ऐसा इलाका जो अब यूज नहीं किया जा सकता, उसको रिक्लेम करना। पहले बात करते हैं वेस्ट लैंड होता क्या। लैंड इज अ प्रेशियस रिसोर्स बिकॉज इट इज यूज फॉर एग्रीकल्चर, pastures and grazing fields, housing, agroforestry, roads, industries, areas, forestry। मतलब हम खड़े भी हुए तो लैंड पे खड़े हुए, बिल्डिंग्स खड़ी है, सब लैंड पे खड़ी है, फॉरेस्ट होते हैं, एग्रीकल्चर होता है, सभी लैंड पे होता है। तो लैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है हमारे लिए। अब वेस्टलैंड क्या होता है? वेस्टलैंड इज अ लैंड विच इज अबैंडन्ड, जो कि छोड़ा जा चुका है, डिग्रेडेड एंड दस इकोलॉजिकली अनस्टेबल, डिग्रेड हो चुका है, इकोलॉजिकल स्टेबल नहीं है, इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मटेरियल और सर्विस ऑफ वैल्यू, मतलब वही बंजर जमीन हो चुकी है, वो कुछ वैल्यूएबल गुड प्रोड्यूस हमारे लिए नहीं कर पा रही, मतलब पेड़ भी नहीं उग पा रहे हैं। इरोडेड है, वहां पर इरोजन काफी हाई हैवी मात्रा में हो चुका है। अनफिट फॉर कल्टिवेशन, अनप्रोडक्टिव, अनफिट फॉर ग्रेजिंग, एज ग्रीनरी कैन नॉट बी सस्टेन्ड, वो अनफिट लैंड है। या फिर साइलाइन है, वाटर लॉक्ड है, नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड टू इट्स पोटेंशियल। साइलाइन मतलब वहां पे जब सॉल्ट्स, जब वाटर लॉगिंग हो जाती है ना, पानी बहुत लंबे समय तक वहां पर इकट्ठा हो चुका है, वहां पे सॉल्ट्स होते हैं और रॉक्स होती हैं, रॉक्स के थ्रू क्या होता है, बहुत सारे सॉल्ट हमारे पास आ जाते हैं पानी में। अब पानी वहीं पे इकट्ठा हो चुका है, लॉगिंग हो रही है वहां पे, पानी वेपोरेट होगा, तो वहां पर जो सॉल्ट्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, तो वो एरिया कैसे हो जाता है, सलाइन हो जाता है। तो ये हमारे पास वेस्टलैंड होता है, जो कि या तो अबैंडन्ड हो, डिग्रेडेड हो, इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी वैल्यूएबल गुड हो, इरोडेड हो, अनफिट हो, जो कि ग्रीनरी सस्टेन ना कर पाए, या फिर सैलाइन हो, वाटर लॉक्ड हो, या फिर जिसको उसकी पोटेंशियल तक यूज नहीं किया जा रहा हो। तो ये हमारे पास वेस्टलैंड होता है। अब इसको अपन क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट्स में, एक होता है कल्टिवेबल वेस्टलैंड और दूसरा होता है अनकल्टिवेबल और बैरन वेस्टलैंड्स। The lands are cultivable but not cultivated for more than 5 years due to various reasons such as being declared as notified forest area or state or private occupation। मतलब ऐसा एरिया जो कि कल्टिवेबल है, जहां पर कल्टिवेशन की जा सकती है, लेकिन 5 साल या 5 से ऊपर के समय के लिए वहां पर कल्टिवेशन नहीं की गई है। कारण क्या क्या हो सकते हैं, या तो उसको एक फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर कर दिया गया है, या फिर स्टेट और प्राइवेट ऑक्यूपेशन का एरिया वहां पे वो डिक्लेयर हो चुका है। एग्जाम्पल, वाटरलॉग्ड मार्शी लैंड्स, सैलाइन लैंड्स, डिग्रेडेड फॉरेस्ट, डिग्रेडेड पास्चर्स और शिफ्टिंग कल्टिवेशन लैंड, गलीड लैंड या फिर स्ट्रिप लैंड। तो ये होता है कल्टिवेबल लैंड। और दूसरा अनकल्टिवेबल लैंड या फिर बैरन वेस्टलैंड्स। These wastelands cannot be brought under cultivation or economic use except at a very high cost। मतलब बैरन है ना, वहां पर बहुत हैवी मात्रा में इरोजन हो सकता है, हो चुका होगा, या फिर वहां पर जो हमारा धरती का सरफेस है वहां पर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बहुत कम हो चुकी है, कंप्लीटली बैरन लैंड है वो, वहां पर कल्टिवेशन नहीं हो सकती। तो कल्टिवेशन किया जा सकता है, इकोनॉमिक यूज किया जा सकता है, बट कॉस्ट जो है उसका काफी ज्यादा हाई हो जाएगा। एग्जाम्पल्स, बैरन रॉकी लैंड्स, एरियाज कवर्ड बाय स्नो और ग्लेशियर्स, स्टीप स्लोपिंग एरियाज। तो ये हमारे पास दो टाइप के वेस्टलैंड्स होते हैं, कल्टिवेबल वेस्टलैंड्स और अनकल्टिवेबल वेस्टलैंड। अब इनको वापस रिक्लेम करने के हमारे पास काफी सारी प्रोसेसेस होती है, उनकी बात करते हैं। कुछ स्ट्रेटेजीज होती है जिनको अपन यूज कर सकते हैं फॉर वेस्टलैंड रिक्लेमेशन। क्या प्रैक्टिसेस है? पहली हो गई कि हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? शिफ्टिंग फ्रॉम झूम कल्टिवेशन टू क्रॉप रोटेशन, मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड प्लांटेशन क्रॉप्स टू एनहेंस सॉइल फर्टिलिटी एंड सपोर्ट लार्जर पॉपुलेशन। जो अपनी कन्वेंशनल खेती है झूम कल्टिवेशन,
उसकी जगह अपन क्रॉप रोटेशन या मिक्स्ड क्रॉपिंग या इंटरक्रॉपिंग या अलग अलग टाइप की क्रॉपिंग, जिसके कारण सॉइल की फर्टिलिटी बढ़े, वहां की सॉइल की क्वालिटी बढ़े, टेक्सचर बढ़िया हो और सपोर्ट कर पाए वो लार्जर पॉपुलेशन को। तो इन प्रैक्टिसेस में अपन अपने चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, एक हो गया मल्चिंग। मल्चिंग का मतलब क्या होता है, अपन ने इवेपोरेशन से वाटर लॉस को बचा लिया। देखो, प्रोटेक्टिव सॉइल कवर यूजिंग प्लांट रेजिड्यूज और आर्टिफिशियल मटेरियल्स टू प्रिवेंट इरोजन, रिटेन मॉइस्चर एंड रिड्यूस इवेपोरेशन। मतलब जैसे कि जमीन पे बहुत सारे पत्ते इकट्ठे हो गए, सूखे सूखे पत्ते आते हैं ना, जमीन को पूरा कवर कर लेते हैं। उससे क्या होगा, वहां पे एक तो इरोजन से बच जाएगी वो धरती। अगर वहां पे पत्ते नहीं है, हवा आ रही है, तो पहले के पहले मिट्टी उड़ जाएगी सारी। लेकिन अगर पत्तों ने उस जमीन को कवर कर रखा है, या फिर किसी तरीके से आर्टिफिशियल मेथड भी यूज कर सकते हैं अपन, आर्टिफिशियली या नेचुरली उसको अपन ने कवर कर रखा है सबसे टॉप लेयर को सॉइल की, तो इरोजन से वो बच जाएगी। साथ ही साथ इवेपोरेशन से जो हमारे पास वाटर लॉस हो रहा था वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो ये हो जाता है मल्चिंग। उसके बाद अपन टोपोग्राफी को भी मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि पहाड़ों में खेती करना काफी मुश्किल होता है, लेकिन उसको अपन इन सारे तरीकों से खेती कर सकते हैं वहां पे भी। कैसे? पहला हो गया स्ट्रिप फार्मिंग। स्ट्रिप फार्मिंग क्या होता है, जैसे कि अपने पास कोई खेत है, कुछ ऐसे खेत है, उसमें अपन ऐसे स्ट्रिप्स बना देते हैं। एक स्ट्रिप में कुछ उग रहा है, दूसरी स्ट्रिप में कुछ उग रहा है, और तीसरी स्ट्रिप में कुछ उग रहा है। ऐसे स्ट्रिप्स में अपन खेती कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हो जाता है अपने पास स्ट्रिप फार्मिंग। मिनिमाइज, ये हो गया अल्टरनेटिंग क्रॉप स्ट्रिप्स अलोंग कॉन्टोर्स। बाउंड्रीज बना दिया अपन ने, कॉन्टोर्स मतलब बाउंड्रीज, तो बाउंड्री बना दिया अपन ने, और उनके अलोंग अल्टरनेटिंग स्ट्रिप्स अपन ने बना दी अलग अलग क्रॉप्स की। तो वो होता है स्ट्रिप फार्मिंग। फिर आ जाते हैं कॉन्टोर प्लोइंग। कॉन्टोर प्लोइंग का मतलब क्या होता है, प्लोइंग अक्रॉस हिल्स टू ट्रैप वाटर। अब ये पहाड़ है, ये मान ले ऐसे स्लोप है, अब इस पे खेती तो नहीं कर सकते, और अगर बारिश आएगी तो क्या होगा, इरोजन हो जाएगा, सारे का सारे पानी बह जाएगा। तो कॉन्टोर प्लोइंग करनी है, मतलब कि ऐसे इसमें ना, मतलब ये स्लोप है ऐसे, तो इसके ऊपर इस तरीके से प्लोइंग करनी है, इस डायरेक्शन में प्लोइंग करनी है। उससे क्या होगा, वहां पे तुम क्या कर दोगे, कुछ कुछ बरोज बना दोगे, कुछ ऐसे क्या बोलते हैं, कुछ पानी को ट्रैप करने वाले कुछ ऐसे होल्स टाइप के बना दोगे। तो उससे क्या होता है, वो कल्टीवेशन इस टाइप की फ्लोइंग से, कॉन्टोर फ्लोइंग से वहां पे तुम पानी को ट्रैप कर पाओगे हिल्स में। दूसरा हो सकता है टाइड रिजेस। परपेंडिकुलर रिजेस बना दी जाती है ताकि रन ऑफ को ब्लॉक कर सके। अब ये क्या होता है, वो तुमने खेतों में देखा होगा ना, कि अपने पास एक ऐसे एरिया होता है, मतलब यहां पे मान लो पेड़ लगा हुआ है, यहां पे पेड़ लगा हुआ है, और ऐसे एक एरिया होगा, फिर एक आगे स्ट्रिप होगी जहां पे खूब सारे पेड़ लगा रखे होंगे। मतलब इतनी गंदी ड्राइंग बना रहा हूं मैं, क्या करूं। यहाँ पे एक पेड़ है, यहाँ पे एक पेड़ है, यहाँ पे एक, मतलब समझ पा रहे हो ना तुम। ये हमारे पास धरती है, एक यहाँ पे थोड़ा उठा हुआ एरिया होगा जिसपे पेड़ लगाते होंगे, फिर एक ऐसे झुका हुआ एरिया होगा जहाँ पे पानी भरा रहता है, फिर एक ऐसे उठा हुआ एरिया होगा जहाँ पे जिन पे पेड़ लगा रखे होंगे, फिर एक ऐसे झुका हुआ एरिया होगा जहाँ पर पानी ट्रैप हो जाता है। तो अब क्या करना है, ये जो ट्रैप वाला एरिया था ना जहाँ पे पानी ट्रैप हो रहा है, यहाँ पे तुमने ऐसे परपेंडिकुलर रिजेस बना दी। उससे क्या होगा, पानी जो है रन ऑफ से तुम बच जाओगे, मतलब रन ऑफ के थ्रू जो तुम्हारा पानी का लॉस हो रहा था वो तुमने बचा लिया। तो वो हो जाता है टाइड रिजेस, यानी कि परपेंडिकुलर रिजेस बना दी ताकि पानी के रन ऑफ को अपन रोक पाए। तो ये था अपने पास टाइड रिजेस। उसके बाद टेरेसिंग, टेरेस फार्मिंग आपको पता होगा, अपने पास ये ऐसे खेत होते हैं, हिल्स होते हैं। अब क्या करा, इसी में अपन ने ऐसे टेरेस बना लिए। अब उन्हीं टेरेस पे क्या हो रहा है, फार्मिंग अपन कर रहे हैं, और इससे अपन वाटर को भी रिटेन कर पाते हैं, वाटर का लॉस भी काफी कम हो जाता है। तो ये कुछ प्रैक्टिसेस है जिनके थ्रू अपन टोपोग्राफी अपने कंट्रोल अपनी अच्छी ना होते हुए भी अपन खेती वहां पे कर सकते हैं। फिर एक लीचिंग एक प्रोसेस होता है। लीचिंग क्या होता है, ड्रेनेज सिस्टम प्रिवेंट सैलिनिटी, सॉल्ट अफेक्टेड लैंड कैन बी रिक्लेम्ड बाय फ्लशिंग एक्सेस सॉल्ट्स विद वाटर। लीचिंग अगर बात करें टेक्निकल टर्म्स में, तो इसका मतलब होता है सॉल्यूट को उसके सोर्स से हटाना यूजिंग अ सॉल्वेंट। अब यहां पे अगर लीचिंग की बात करें अपन ईवीएस में, तो ये क्या होता है, कुछ एरिया हो जाते हैं जहां पर सैलाइन चीजें ज्यादा होती है, जहां पे सॉल्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, तो अपन वाटर के थ्रू या किसी सॉल्वेंट के थ्रू, जनरली वाटर ही होता है वो, तो वाटर के थ्रू अपन ने क्या किया, उन सॉल्ट्स को वहां से हमने हटा दिया। तो लीचिंग वहां पे अपन कर सकते हैं। एफॉरेस्टेशन या फिर रीफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन यानी कि एस्टैब्लिश्ड फॉरेस्ट ऑन वेस्टलैंड, वेस्टलैंड पे फॉरेस्ट बना दिए जो कि है एफॉरेस्टेशन, या फिर जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट थे उनको वापस बना दिया रीफॉरेस्टेशन, ताकि सॉइल इरोजन कम हो सके। रिवर बैंक प्रोटेक्शन, जो रिवर बैंक्स होते हैं वहां पर इरोजन काफी ज्यादा होता है, तो उसको हमने प्रोटेक्ट किया बाय स्टोन या फिर कंक्रीट की री एनफोर्समेंट लगाकर, या फिर वेजिटेशन वहां पे अपन ने उगा दी।
गली इरोजन कंट्रोल। गली इरोजन क्या होता है, पानी आ रहा है, उसको एक बरो मिल गया, कोई होल मिल गया, कोई टनल सी मिल गई छोटी सी जहां पे कोई खरगोश वगैरह रहता होगा, और या फिर उसे एक लूज सॉइल का एरिया मिल गया, वहां से वो मूव करता जाता है और वो एक बहुत बड़े एरिया को वहां से इरोड कर देता है। सॉइल यहाँ से बहुत बड़े एरिया में इरोड हो जाती है, तो वो हो जाता है गली इरोजन। उसको कैसे कंट्रोल करना है, डैम्स बनाए जाएं या डाइवर्जन ड्रेन्स बनाए जाएं या फिर बंड्स टू प्रिवेंट वाइडनिंग ऑफ गलीज। गली बन गई है तो अब वहां पे उसको प्रिवेंट करो कि वो चौड़ी ना हो पाए, बड़ी ना हो पाए, ताकि बहुत बड़ी मात्रा में इरोजन ना हो। फिर उसके बाद ग्राउंड कवर प्रोटेक्शन, लिविंग क्रॉप रेजिड्यूज आफ्टर हार्वेस्ट, ताकि उससे क्या हो, विंड और वाटर के थ्रू इवेपोरेशन ना हो और मॉइस्चर जो है वो वहां पे कंजर्व्ड रहे, उस एरिया में वहां पे वो बचा रहे। प्रोटेक्टिंग सॉइल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, तो ये हो गया अपने पास ग्राउंड कवर प्रोटेक्शन। दूसरा इकोलॉजिकल सक्सेशन अपन कर सकते हैं, यानी कि जो ऐसा एरिया है जो कि डिग्रेडेड हो चुका था ड्यू टू माइनिंग या फिर इंडस्ट्रियल वेस्टलैंड, वहां पे अपन ने नेटिव ग्रासेस को वहां पे इंट्रोड्यूस करा दिया। उससे क्या होगा, वो वहां पे इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है, वो नेटिव है वहां की, तो वहां पे वो ज्यादा अच्छे से उग पाएंगे, तो इकोलॉजिकल सक्सेशन। फिर उसके बाद लास्ट में ड्रेनेज, यानी कि आर्टिफिशियल ड्रेनेज रिमूव्स एक्सेस वाटर इन वाटर लॉग्ड सॉइल्स, प्रिवेंटिंग सॉइल सॉल्ट अक्यूमुलेशन एंड इंप्रूविंग लैंड प्रोडक्टिविटी। तो ये हमारे पास कुछ प्रैक्टिसेस थी जो कि अपन वेस्ट लैंड रिक्लेमेशन में यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है अपने पास रीसेटलमेंट या फिर रिहेबिलिटेशन ऑफ पीपल ड्यू टू वेरियस रीजंस। बहुत सारे कारण होते हैं जिनके कारण लोगों को बड़ी मात्रा में डिस्प्लेस करना पड़ता है, रीसेटल होना पड़ता है, तो वो सारी चीजें अपन पढ़नी है अब। तो सबसे पहला जो कारण आ जाता है वो आ जाता है डैम्स का फॉर्मेशन, यानी कि डैम्स बनाने के कारण एक बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को डिस्प्लेस कराना पड़ता है, क्योंकि वहां पर बाढ़ आ जाती है, पूरा पानी भर जाता है, तो गांव के गांव डिस्प्लेस हो जाते हैं पूरे। तो सबसे पहला आ गया डैम्स के कारण डिस्प्लेसमेंट। द बिग रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैव वन ऑफ द मोस्ट सीरियस सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट्स ड्यू टू लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल पीपल फ्रॉम देयर एंसेस्ट्रल होम्स, और उनके जो ट्रेडिशनल प्रोफेशन है, ऑक्यूपेशन है, उनकी जो जगह है, जो पुश्तो मतलब काफी जनरेशन से वो रह रहे हैं एंसेस्ट्रल होम्स, उनसे वहां पे उनको डिस्प्लेस करना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन जरूरी है, ये भी क्या कर सकते हैं ना। तो इन इंडिया ड्यू टू बिग डैम कंस्ट्रक्शन मोर देन 20 मिलियन पीपल आर एस्टिमेटेड टू हैव बीन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टेड बाय दीज डैम्स। कुछ डेटा दे रखा है, हीराकुद जो डैम है हमारा, हीराकुद डैम हैज डिस्प्लेस्ड मोर देन 20,000 पीपल रिजाइडिंग अबाउट 250 विलेज, 250 गांवों के 20,000 लोगों को वहां से डिस्प्लेस करना पड़ गया ड्यू टू हीराकुद डैम बनाने के लिए। फिर भाखड़ा नांगल की बात कर रखे हैं, भाखड़ा नांगल 1950 में जो उसका कंस्ट्रक्शन हुआ, and till now it has not been possible to rehabilitate even half of the displaced people। जितने लोगों को डिस्प्लेस किया गया, अभी तक आधे लोगों को भी रिहेबिलिटेट करना पॉसिबल नहीं हो पाया 1950 से। देख रहे हो, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स पोज करते हैं ये डिस्प्लेसमेंट हो जो हमारे हो जाती है। फिर तेहरी और सरदार सरोवर डैम्स में भी ऐसे काफी सारे इशू है, इनके बारे में जरा पढ़ना, एक बार निकाल के गूगल करना और एक बार ऐसे ही पढ़ना, थोड़ा रिसर्च वगैरह करा करो यार, ये थोड़ा जनरल अवेयरनेस होता है, इतना तो होना चाहिए। मतलब ईवीएस तो सब्जेक्ट है कि तुम्हारे पास अगर थोड़ी बहुत जनरल अवेयरनेस हो ना, बढ़िया सी, मतलब तुम न्यूज़ वगैरह पढ़ते हो, लोगों को सुनते हो, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ते हो, आर्टिकल्स पढ़ते हो, मैगजीन्स पढ़ते हो, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें अपने आप पता चल जाती है, इनकी जरूरत भी नहीं पड़ती पढ़ने की। लेकिन पढ़ लेते हैं, कुछ मेन टॉपिक ही पढ़ रहे हैं अपन, है ना। फिर उसके बाद अगला जाता है डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू माइनिंग। पहला हमने देखा डैम्स के कारण, और दूसरा क्या था, डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू माइनिंग के कारण। माइनिंग एक काफी अलग डेवलपमेंट एक्टिविटी है विच कॉजेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द नेटिव पीपल। अब माइनिंग जो है छोटे एरिया में नहीं होती, बहुत बड़े एरिया में होती है। सेवरल थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इज कवर्ड इन माइनिंग ऑपरेशन एंड द नेटिव पीपल आर डिस्प्लेस्ड। एंड कुछ माइनिंग ऑपरेशंस के कारण नॉट जस्ट नेटिव पीपल, बहुत बड़े रीजन को भी वहां पे हमें डिस्प्लेस करना पड़ता है। कारण क्या है, माइनिंग के कारण वहां पे बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, धूल मिट्टी उड़ जाती है, वहां पे बहुत ज्यादा सिलिका जो है हमारे पास पोल्यूशन हो जाता है वहां पे, एयर पोल्यूशन। तो एकदम से माइनिंग के कारण वो पोल्यूशन बढ़ जाता है, और उसके कारण वेरियस लंग डिजीज हो जाती है, वेरियस पल्मोनरी डिजीज होने लग जाती है अपने को। तो इसके कारण बहुत सारे लोगों को वहां से डिस्प्लेस करना पड़ता है। Sometimes displacement of local people is due to accident occurring in mined areas like subsidence of land that is often leads to shifting of people। subsidence का मतलब क्या होता है, subsidence का मतलब जमीन धस गई नीचे। जैसे कभी कभी यहाँ पे भी होता है अपने रोडों पे कि बारिश के समय में एक ट्रक जा रहा था और एकदम से रोड नीचे धस गया, तो
माइनिंग वाले इलाकों में ऐसे होता है, नीचे टनल्स होती हैं, तो उसके कारण क्या हो सकता है, सब्सिडेंस हो सकता है, यानी कि जो जमीन है वो नीचे ऐसे धंस जाए, तो उसके कारण भी लोगों को वहां से शिफ्ट होना पड़ जाता है। झारिया कोल फील्ड, झारखंड की बात है, हैव बीन पोजिंग बिग प्रॉब्लम्स टू द रेजिडेंट्स ड्यू टू अंडरग्राउंड फायर्स एंड दे आर आस्क्ड टू वेकेट द एरिया। अंडरग्राउंड फायर्स के कारण वहां पे लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ गया। देख रहे हो कितने कारण है, माइनिंग के कारण पॉल्यूशन वहां पे बढ़ गया, लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ रहा है, ठीक है। वहां पे सब्सिडेंस की प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है क्योंकि नीचे अंडरग्राउंड टनल्स बन रही है, तो उसके कारण भी लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ रहा है। साथ ही साथ अंडरग्राउंड हमारे पास फायर्स हो जाती है, उनके कारण भी लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ रहा है। According to latest estimation, about 18,000 crores will be spent for shifting the population, while the cost of extinguishing the fire would be 8,000 crore. मतलब 18,000 करोड़ तो लोगों को शिफ्ट करने में लग रहे हैं और 8,000 करोड़ तो फायर को ही एक्सटिंग्विश करने में लग रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़े लेवल की फायर्स लगती है, कोल माइंस में फायर हो जाती है ना, तो वही। फिर उसके बाद अगली चीज आती है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू नेशनल पार्क। नेशनल पार्क बनाने में हमने ईवीएस में पहले पढ़ा है, नेशनल पार्क्स होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है, और इन तीनों में सबसे कम ह्यूमन इंटरफेरेंस नेशनल पार्क्स में होता है। मतलब यहां पर तुम बिना परमिशन के जा ही नहीं सकते। आईयूसीएन के तहत ये कैटेगरी 2 वाला इलाका होता है, मतलब यहां पे बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है, यहां पे तुम जाओगे तो परमिशन से जाओगे, अंदर कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस, कोई एक्टिविटी तुम नहीं कर सकते, बस जाना है, घूम घाम के और वापस आ जाना है, वो भी एक अथॉरिटी वाले पर्सनल के साथ में। तो नेशनल पार्क्स के कारण व्हेन सम फॉरेस्ट एरिया इज कवर्ड अंडर नेशनल पार्क, इट इज वेलकम स्टेप फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेशनल रिसोर्सेज। अच्छी बात है, ये तो नेशनल रिसोर्सेज है, एनिमल्स को बचा रहे हैं अपन, फ्लोरा फौना को बचा रहे हैं। हाउएवर it also has a social aspect associated with it. A major portion of the forest is declared as core area where the entry of local people is restricted, so they can start destruction activities। मतलब वहां से उनको डिस्प्लेस होना पड़ जाता है। जैसे बायोस्फीयर रिजर्व होता है ना, एक हमारा कोर वाला रीजन होता है, सबसे अंदर क्या होता है, एक हमारा कोर होता है, फिर उसके बाद एक बफर आ जाता है, फिर उसके बाद वहां पे एक मैनिपुलेशन जोन आ जाता है। तो यहां तो बिल्कुल भी एंट्री नहीं है, यहां तो भैया किसी की एंट्री नहीं है, जा ही नहीं सकते। यहां पे थोड़ी बहुत एंट्री चलती है, और यहां पे तुम कई सारी वेरियस एक्टिविटीज कर सकते हो, ग्रेजिंग कर सकते हो, एनिमल्स को घुमा सकते हो। तो ऐसे अलग अलग रीजन्स होते हैं हमारे पास। ये तो जैसे बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में था। यहाँ पे भी नेशनल पार्क में हमारे पास कोर एरिया होता है जहां पर एंट्री बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड होती है, कोई एंट्री नहीं है वहां पे जाना, ठीक है। तो ये इसके कारण भी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट काफी बड़े मात्रा में लोगों की होती। अब रिहेबिलिटेशन और सेटलमेंट करना आवश्यक है, क्योंकि लोगों को तुम्हें भेजना है वहां से, तो उनको भी तो सेटल करना पड़ेगा ना। तो टू कीप देन इंटैक्ट इन अ फैमिली और कम्युनिटी इन विच दे वर सेटल्ड प्रायर टू बीइंग डिस्प्लेस्ड। मतलब कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी होती है, कुछ चीजों के बारे में हमें सोचना चाहिए बिफोर रिहेबिलिटेशन या फिर रीसेटलमेंट। मतलब लोगों को साथ में रखना है, उनको एक कम्युनिटी में रखना है, तो वो चीज हमें ध्यान में रखनी है। साथ ही साथ टू प्रोवाइड देम एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज हेल्थ, स्कूलिंग एंड क्रेडिट इन रीसेटलमेंट सिटीज। वहां पर जो बेसिक नीड्स होती है, कहते हैं ना हिंदी में अपन, रोटी, कपड़ा, मकान, और दो चीजें और जोड़ दो अब साथ में, स्वास्थ्य और शिक्षा। तो ये 5 बेसिक नीड्स हैं जो कि आवश्यक है ही है, तो वो हमें वहां पे उनको प्रोवाइड कर देनी चाहिए जो हमारे पास रीसेटलमेंट साइट्स है। टू गवर्न द डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस बाय लॉज फॉर अवॉइडिंग पॉसिबल प्रॉब्लम्स, to create new rights for them that will enable them to directly share the benefits of the development project compensation and provide adequate, अच्छा एडिक्वेट कंपनसेशन, ये यहाँ पे आना था। हाँ, तो मतलब वहां पे उनको लॉज बनाए जाएं ताकि वो वहां पे अच्छे से सेटल हो पाए, उनको प्रॉपर कॉम्पनसेट किया जाए फॉर देयर रिहेबिलिटेशन, ठीक है। टू रिलोकेट देम टू अ लोकेलिटी ऑफ देयर प्रेफरेंस, कुछ प्रेफरेंस उनकी भी सुननी चाहिए ना, मतलब तुमने भगा रहे हो तो कुछ तो सुन लो उनकी बातें। टू प्रोवाइड देम इंक्रीजिंग इनकम्स थ्रू अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और लाइवलीहुड वहां पे देना चाहिए उनको, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, उनकी कैपेबिलिटीज बढ़े और उनका वहां पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, ठीक है। तो ये हमारे पास, इसको थोड़े छोटे कर लेते हैं, ओके। To give them proper participation and choice for their resettlement and rehabilitation, proper उनका participation होना चाहिए वहां पे, ठीक है। To provide them social infrastructure and community services, तो ये कुछ चीजें होती है जिन्हें अपने हमको ध्यान में रखना चाहिए, अथॉरिटीज को ध्यान में रखना चाहिए बिफोर डिस्प्लेसिंग मेनी, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को डिस्प्लेस करने से पहले, ठीक है। तो ये हमारे पास था रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट। अगले टॉपिक पे आ जाते हैं, क्लाइमेट चेंज। आप सभी को पता होगा, सबसे पहले तो ये क्लियर रखना कि वेदर क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है। क्लियर है बात?
वेदर होता है शॉर्ट टर्म चीज है, यानी कि कुछ बहुत छोटी लिमिटेड टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं वेदर में। मतलब जैसे आज मौसम कैसा है, मौसम वही होता है वेदर, मौसम सॉरी वेदर, मौसम, मौसम वेदर। मतलब सनी है क्या, या फिर क्लाउडी है, या रेनी है, या फिर हवा की स्पीड क्या है, विंड डायरेक्शन क्या है, और गर्मी कितनी है, टेम्परेचर कितना है, ये सारी चीजें अपन वेदर में देखते हैं। जो जैसे मान लो आज अगर हम कहें कि आज क्या बोलते हैं, गर्म दिन है बेंगलुरु में, आज मान लो गर्म दिन है, तो वो क्या हो गया, वेदर हो गया। लेकिन अगर हम बात करें क्लाइमेट की, तो क्लाइमेट का मतलब होता है 30 साल या 30 साल से ऊपर की बहुत बड़े टाइम इंटरवल के लिए जब एक रीजन का अपन वेदर एवरेज लेते हैं, एक एवरेज वेदर कंडीशंस निकालते हैं, तो वो आ जाता है क्लाइमेट में। मतलब जैसे कि अगर कहें, जैसे बेंगलुरु की बात कर रहे थे, तो बेंगलुरु में हम कह सकते हैं कि जैसे आज में बेंगलुरु का दिन मान लो गर्म है, बहुत काफी गर्मी है। और क्लाइमेट की बात करें तो कह सकते हैं बेंगलुरु इन समर इज जनरली हॉट एंड ह्यूमिड। तो ये क्या हो गया, क्लाइमेट कंडीशन होगी। तो क्लाइमेट मतलब 30 या 30 से ज्यादा साल के लिए जो अपने लॉन्ग पीरियड के लिए जो एवरेज वेदर कंडीशंस निकाल ली, वो क्लाइमेट आ जाता है। वेदर जो अपनी डेली कंडीशंस हो जाती हैं, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए कंडीशंस होती हैं, जैसे कि टेम्परेचर, विंड डायरेक्शन, विंड स्पीड, हॉटनेस, ह्यूमिडिटी वगैरह वगैरह। क्लियर है बात? तो ये क्लियर होना चाहिए कि वेदर और क्लाइमेट में अंतर क्या है। ठीक है, ओके। अब क्लाइमेट चेंज इंडिकेटर्स, सिंस द लेट 19th सेंचुरी अर्थ हैज वार्म्ड बाय इतना ऑन एवरेज 0.3 से 0.6 डिग्री तक अपन हीट कर चुका है। ओवरी ग्लोबली ये हीट टेम्परेचर बढ़ चुका है, इतना एवरेज टेम्परेचर। बाय 2100 तक टेम्परेचर में राइज अप टू 1 to 3.5 डिग्री, और सी लेवल जो है 15 से 95 सेंटीमीटर तक बढ़ सकते हैं। तो ये अपने पास एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके कारण काफी ज्यादा इफेक्ट्स होते हैं, एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, चेंजेस आते हैं। उसके बाद देखो कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, चेंजेस इन हीट रिटेंशन और लॉस विद इन अर्थ सिस्टम, ये कॉज है। उसके बाद वेरिएशन ड्यू टू ओशन प्रॉक्सिमिटी, एल्टीट्यूड एंड सनलाइट एक्सपोजर, ये भी हो गया। साथ ही साथ ग्रीन हाउस ट्रैप हीट लीडिंग टू हॉटर क्लाइमेट्स। मतलब लोगों से आजकल पूछो तो ये तो एक मेजर कॉज है हमारे पास क्लाइमेट चेंज का। बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, मतलब जरूरी नहीं कि केवल ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण क्लाइमेट चेंज होता है, बहुत सारी नेचुरल एक्टिविटीज भी होती हैं। जैसे कि अभी तक अर्थ की हिस्ट्री में 5 मास एक्सटिंक्शन इवेंट्स हो चुके हैं, और उनमें से एक जो हुआ था आइस एज के आसपास हुआ था। अच्छा, आइस एज आई क्यों थी? क्योंकि एक बहुत बड़े वॉल्केनो का इरेप्शन हुआ था, उसके कारण क्या हुआ, पूरा एक जो बहुत बड़े एरिया में क्या हुआ, उसने जो वॉल्केनिक डस्ट थी, जो सूट थी, उसने उसको कवर कर लिया स्ट्रेटोस्फीयर में। अब हीट आ नहीं रही है तो नीचे क्या हो गया, पूरे में ठंड हो गई, तो आइस एज आ गई। तो उसके कारण बहुत बड़े लेवल पर लाइफ तबाह हो गई थी, पूरी खत्म हो गई थी, डिस्ट्रक्ट हो गई थी। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी हमारा एक कारण हो जाता है क्लाइमेट चेंज का। उसके बाद इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं हमारे पास इसके, साइक्लोन्स आते हैं ज्यादा, फ्लड्स काफी हो जाती है, इरेगुलर रेनफॉल्स, जैसे कि एकदम से ड्राई स्पेल या फिर वेट स्पेल, बारिश हो ही नहीं रही है, या फिर कभी तो बहुत ही ज्यादा हो जा रही है, या फिर एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी या फिर बहुत ज्यादा ठंड। तो हमारे पास अलग अलग इफेक्ट्स अपने को देखने को मिलते हैं ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लियर बात? अब इम्पैक्ट्स क्या क्या होते हैं? देखो, इम्पैक्ट हर चीज के दो टाइप की होता है, अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। तो हमारे पास पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी आते हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी आते हैं। अब पॉजिटिव क्या होता होगा भैया क्लाइमेट चेंज में? तो फ्यूअर कोल्ड रिलेटेड डेथ। अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर एवरेज बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली कोल्ड रिलेटेड डेथ जो है वो क्या हो गई, कम हो गई। इंक्रीज्ड एग्रीकल्चरल आउटपुट इन नॉर्दर्न रीजन्स, टेम्पररी क्या है, हमारे पास एग्रीकल्चरल आउटपुट वहां पे बढ़ जाता है नॉर्दर्न रीजन्स में। अब पॉजिटिव इंपैक्ट तो इसके कम होते हैं, नेगेटिव इंपैक्ट हमारे पास ज्यादा आ जाते हैं। नेगेटिव इंपैक्ट हमारे पास सबसे पहला होता है राइजिंग सी लेवल्स। तो क्या होता है, जो लो लाइंग आइलैंड्स हैं वो सबमर्ज हो जाते हैं, और हमारे पास सैलाइन इनंडेशंस हो जाता है, जैसे कि बांग्लादेश में। मतलब वहां पे क्योंकि सी लेवल वहां पे क्या हो रहा है, सबमर्ज हो गए, वो आइलैंड्स जो है वहां पे जाके सबमर्ज हो गए, तो वहां पे सैलाइन इनंडेशंस हो गए, मतलब वहां पे सैलाइन जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है, जैसे कि बांग्लादेश दे रखा है। फिर टूरिज्म डिक्लाइन हो जाता है, हॉटर क्लाइमेट्स में रिड्यूस टूरिज्म इन सदर्न यूरोप। अब बहुत ज्यादा गर्मी में कौन जाएगा, जगह तो घूमने वाली ऐसी अच्छी लगती है ना जहाँ पे या तो ठंड हो या फिर मॉडरेट इलाका हो। बहुत ज्यादा गर्मी में अब सहारा रेगिस्तान में कौन घूमने जाता है, तो टूरिज्म की डिक्लाइन हो जाती है। वाइल्ड लाइफ डिसरप्शन हो जाता है। अब चेंज इन स्पीशीज बिहेवियर, जैसे कि स्कॉटिश सी बर्ड्स फेलिंग टू रेज यंग।
अब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, हमारे पास एवरेज कंडीशंस बदल रही हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस आ रही हैं, तो उसके कारण क्या हो रहा है, वाइल्ड लाइफ जो है उनकी जो नॉर्मल रेगुलर वे ऑफ लिविंग था वो भी चेंज आ रहा है, वो डिसरप्ट हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल क्या दे रखा है इधर, स्कॉटिश सीबर्ड्स फेलिंग टू रेज यंग, social inequality, the poorest communities are most vulnerable to climate change effects। social inequality तो है ही है, तो उसके कारण क्या है, जो पुअर इलाके हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा लॉजिस्टिक्स नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो ये हमारे पास कुछ इम्पैक्ट्स आ जाते हैं क्लाइमेट चेंज के। अब इम्पैक्ट तो देख लिए, परेशानी देख ली, तो सोल्यूशन भी बताइए। तो सोल्यूशन भी हमें पता होने चाहिए, कुछ पता होने चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि हम कर सकते, मेहनत करनी चाहिए, इंडिविजुअल लेवल पे अपने को काम करना चाहिए। तो एक तो हो गया जनरल मेजर्स, जैसे कि ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम हो, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का यूज किया जाए और एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज को यूज किया जाए। फिर मिटिगेशन टेक्नोलॉजी, आईपीसीसी का 4th असेसमेंट रिपोर्ट है ये हमारे पास कुछ बहुत सारी चीजें हैं। पहला इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं कि हीट एंड पावर को रिकवर किया जाए, मटेरियल रिसाइकलिंग की जाए, ग्रीन टेक्नोलॉजी यूज की जाए और एफिशिएंट इक्विपमेंट्स को यूज किया जाए। फिर बिल्डिंग्स, सोलर डिजाइन फॉर हीटिंग एंड कूलिंग, पैसिव एंड एक्टिव, हमारे पास बिल्डिंग्स के डिजाइन बढ़िया होने चाहिए। एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस आपको यूज करने चाहिए, कुकिंग स्टोव्स इंप्रूव होने चाहिए और एफिशिएंट लाइटिंग एंड डे लाइट यूटिलाइजेशन। फिर ट्रांसपोर्ट में भी ऐसे ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट किया जाए, नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट जैसे कि साइकिलिंग और वॉकिंग को यूज ज्यादा किया जाए, फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स और बायोफ्यूल्स को यूज किया जाए, प्रॉपर ट्रांसपोर्ट एंड प्लानिंग। फिर एनर्जी सप्लाई की बात कर सकते हैं, शिफ्ट किया जाए रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, है ना, इंप्रूव सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। और उसके बाद एग्रीकल्चर में भी आ सकते हैं, नाइट्रोजन फर्टिलाइजेशन एप्लीकेशन टू रिड्यूस N2O एमिशन, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनकी क्वालिटी को इंप्रूव किया जाए, बेटर राइस कल्टिवेशन एंड लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट टू लोअर CH4 एमिशंस, मीथेन एमिशंस, मीथेन एक बहुत बड़ी ग्रीन हाउस गैस है, तो उसके एमिशंस को कम करना है, यूज ऑफ एनर्जी क्रॉप्स टू रिप्लेस फॉसिल फ्यूल्स, एनहेंस्ड क्रॉप एंड ग्रेजिंग मैनेजमेंट फॉर कार्बन स्टोरेज। तो ये हमारे पास को बहुत सारी चीजें। आगे देखो ऐसी पूरा लिस्ट बनी हुई है, वेस्ट मैनेजमेंट, रिसाइकलिंग और वेस्ट मिनिमाइजेशन किया जाए, ऑर्गेनिक वेस्ट को कंपोस्ट किया जाए, वेस्ट इंसिनरेशन विद एनर्जी रिकवरी, इंसिनरेशन मतलब जला दिया उसको, लेकिन जला दिया तो साथ साथ में एनर्जी को अपन ने रिकवर भी कर लिया, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड लैंडफिल मीथेन रिकवरी। लैंडफिल जो होता है ना, अपने पास ये पहाड़ है, यहाँ पे अपन ने खूब सारा वेस्ट इकट्ठा कर रखा था, तो यहाँ पे अब वो वेस्ट क्या है, वहां पे वो डिकम्पोज होगा, तो उसके कारण मीथेन बनती है, काफी गैसेस बनती है, तो उनको अपन ने रिकवर कर लिया। तो लैंडफिल से मीथेन की रिकवरी, ये सारी चीजें। उसके बाद फॉरेस्ट्री डिफॉरेस्टेशन को कम किया जाए, फॉरेस्ट के मैनेजमेंट को बढ़ाया जाए, प्रमोट एफॉरेस्टेशन एंड रीफॉरेस्टेशन, मैनेज हार्वेस्टेड वुड प्रोडक्ट सस्टेनेबली, वुड को सस्टेनेबली यूज किया जाए, यूज फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट्स फॉर बायो एनर्जी टू रिप्लेस फॉसिल फ्यूल्स। मतलब वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली बातें आ रही है, सारी की सारी चीजों को यूज करना है, बट आपने को रिस्पॉन्सिबली यूज करना है, अच्छे से मैनेज करते हुए उसको यूज करना है। क्लियर है बात? अगले टॉपिक पे आ जाते हैं अपना, न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स। न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स क्या होते हैं? न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स ये न्यूक्लियर मतलब इन चीजों के दौरान, मतलब इनके कारण अपने पास न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स कैन अकर एट एनी स्टेज ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल, और उनके कारण क्या हो सकता है? डिवाइस में फेलियर आ सकता है, बहुत बड़े लेवल पर डैमेज हो सकता है लॉजिस्टिक्स का और ह्यूमन लाइफ का भी। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो हो सकता है न्यूक्लियर टेस्ट, यानी कि जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किए जाते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर बॉम्ब के जो टेस्ट किए जाते हैं, अंडरग्राउंड टेस्ट करते हैं ना वो सब, तो वही nuclear explosions carried out in underground because settling down the radioactive materials on earth's surface and radioactive particles, radioactive rays into atmosphere, underground उनको किया जाता है, उसमें भी हमारे पास एक्सीडेंट हो सकते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्सीडेंट, the release of radiation occurs during accidents, the nuclear power plant located in the seismic vulnerable area because nuclear accident, जो seismic area होता है ना, जहां पर भूकंप ज्यादा आता है, फॉल्ट जोन्स बोलते हैं उनको, जहां पर भूकंप ज्यादा आता है, seismic waves ज्यादा मिलती है, तो उन एरिया में पावर प्लांट्स या न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो है उनको हार्म हो सकता है ड्यू टू अर्थक्वेक, और उसके कारण हमारे पर पावर प्लांट में एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट, जो रेडियो एक्टिव वेस्ट वहां पे जनरेट हो रहा है उसका इम्प्रॉपर डिस्पोजल, क्योंकि उससे क्या है, रेडिएशंस निकलती हैं, आसपास की जो इकोसिस्टम है उसको पूरे को वो खराब कर देता है।
एक्सीडेंट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि रेडियो एक्टिव वेस्ट को या फिर रेडियो एक्टिव फ्यूल को जो ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है उसके को, अगर उसके दौरान भी हमारे पास एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। एंड कोर मेल्ट डाउन, जो हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है उसमें न्यूक्लियर मटेरियल का, जैसे यूरेनियम या प्लूटोनियम का, हमारे पास प्लूटोनियम का कोर होता है, उस कोर का मेल्ट डाउन हो सकता है, क्योंकि वही कोर हीट हो रहा है। उस हीटअप के लिए अपन कूलेंट यूज करते हैं, कूलेंट किसी कारण से नहीं पहुंचा तो ओवर हीटिंग हो जाती है, जिसके कारण कोर मेल्ट डाउन कर जाएगा। और कोर मेल्ट डाउन होने से क्या होता है, ब्लास्ट हो जाता है, एक्सप्लोजन हो जाते हैं, तो ये हमारे पास प्रॉब्लम्स होती है। अब इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशंस, न्यूक्लियर रेडिएशंस अल्फा गामा बीटा, मतलब अल्फा बीटा गामा, ये क्या करती है, डायरेक्ट पेनिट्रेशन पावर अच्छी होती है, अल्फा की सबसे कम होती है, बीटा की मॉडरेट होती है, गामा की तो बहुत बढ़िया पेनिट्रेशन पावर होती है। तो रेडिएशंस में ब्रेक केमिकल बॉन्ड सच एज डीएनए इन सेल्स, डायरेक्ट डीएनए को तबाह कर देते हैं, जाके तोड़ फोड़ देते हैं। दिस इफेक्ट में भी इंस्टेंटेनियस, प्रोलॉन्ग्ड और डिलेड टाइप्स, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कितना रेडिएशंस तुमने मतलब तुम कितने रेडिएशंस को एक्सपोज हुए हो, ठीक है। और ये जो है फ्यूचर जनरेशन में भी जा सकता है, क्योंकि डीएनए पे गया ना, अब डीएनए में ही क्या होती है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है, तो यही इन्फॉर्मेशन फ्यूचर जनरेशन में भी जा सकती है, जो कि डिस्ट्रप्टेड डिस्ट्रॉयड इन्फॉर्मेशन है, यानी कि कह सकते हैं खराब इन्फॉर्मेशन है, सही इन्फॉर्मेशन नहीं, उसमें कुछ गड़बड़ आ गई, तो वो इन्फॉर्मेशन फ्यूचर जनरेशन में भी पहुंच सकती है। एक्सपोजर एट लो डोज ऑफ रेडिएशन, अगर 100 से 250 रेडियंस रेड अपने एक्सपोजर हुआ इतना रेडिएशंस का, तो पीपल मरते नहीं है, बट फटीग, वॉमिटिंग और लॉस ऑफ हेयर जैसी जो हमारे पास सिम्टम्स है वो देखने को मिल सकते हैं। अगर हायर डोज हुआ रेडिएशन का, जैसे कि 400 से 500 रेड्स, तो हमारे पास बोन मेरो, ब्लड सेल्स, नेचुरल रेजिस्टेंस यानी कि इम्यूनिटी वगैरह, और ब्लड की जो क्लॉटिंग है, ये सारी चीजें बंद हो जाती है, ये सारी चीजें अफेक्ट हो जाती हैं इस डोज में। और वहीं अगर बहुत ज्यादा हाई डोज हुई, यानी कि अबाउट 10,000 रैट्स, तो वो जो है लोगों को डायरेक्टली किल कर देती है बाय डैमेजिंग टिश्यूज ऑफ हार्ट एंड ब्रेन। क्लियर है बात? तो ये होता है इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन, मतलब काफी सारी बीमारियां भी हो जाती हैं, जैसे कि ए प्लास्टिक न्यूमोनिया, जो मैडम मरी क्यूरी थी, मतलब मैडम मैरी क्यूरी, हमारी जिन्होंने रेडियम की खोज करी थी, जिनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला है। मतलब तुम सोच सकते हो, नोबेल प्राइज मिलना शुरू हुआ लोगों को, और पहली बार नोबेल प्राइज मिला एक महिला को, मैरी क्यूरी, मैडम मैरी क्यूरी को, और पहली बार किसी इंसान को 2 नोबेल प्राइज मिले 2 अलग अलग फील्ड्स में, और वो थी हमारी मैडम मैरी क्यूरी। बड़ी बहुत बढ़िया, एक इंस्पिरेशनल फिगर। तो मैडम मैरी क्यूरी की डेथ भी हुई थी ए प्लास्टिक न्यूमोनिया से, और वो किसके कारण हुआ था, वो रेडिएशन के कारण हुआ था, क्योंकि उनका प्रॉपर एक्सपोजर था ना। उनकी जो नोटबुक है अभी भी वो रिजर्व की गई है, बढ़िया से प्रिजर्व करके रखी हुई है, वो भी अभी रेडियो एक्टिव नोटबुक है। तो हमारे पास कुछ मेजर न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स हुए हैं। बात करते हैं सबसे पहले 3 माइल आइलैंड एक्सीडेंट की। ये अमेरिका में हुआ था ऑन मार्च 28, 1979। अ न्यूक्लियर एक्सीडेंट अकरेंड यूएस एट द 3 माइल आइलैंड। मतलब क्या हुआ, एक उसमें जो दो रिएक्टर से, उनमें से एक जो है उसका कूलेंट वहां से चला गया। हमने बताया ना, वहां पे जो रिएक्टर है उसको रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब रिएक्शन चल रही है, उसके कारण कोर हीटअप होता है, जिसको अपन यूज कर लेते हैं एनर्जी जनरेट करने के लिए। और उस कोर की ओवर हीटिंग ना हो उसके लिए अपन प्रॉपर कूलेंट यूज करते हैं, वाटर जनरली यूज किया जाता है। तो वाटर की प्रॉपर एक चैनलिंग वहां पे होनी चाहिए कूलेंट के रूप में। तो क्या हुआ, वहां के एक रिएक्टर को कूलेंट उसका नहीं मिला, जिसके कारण ओवर हीटिंग हो गई और पार्शियल मेल्टडाउन हो गया यूरेनियम कोर का। प्रॉपर मेल्टडाउन नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ, पार्शियली हुआ था। इसके कारण बहुत ज्यादा रेडिएशन हमारे पास निकल गई, रिलीज ऑफ इंटेंस रेडिएशन एज वेल एज रेडियो आइसोटोप्स। लेकिन जो इससे जो रेडिएशंस निकली थी वो बहुत ज्यादा नहीं थी, कंपैरेटिवली काफी लो थी, तो उसके कारण बहुत ज्यादा इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिला था। अगला, चेर्नोबिल न्यूक्लियर एक्सीडेंट। भैया मैं तो तुम्हें बताऊंगा, देखो चेर्नोबिल एक सीरीज भी है, बहुतों ने देखी भी होगी, 5 एपिसोड की सीरीज है, बहुत बढ़िया सीरीज है भैया, सिनेमैटिक लेवल पे क्या बोलते हैं, मास्टरपीस है। इतना अच्छे तरीके से पूरे सीक्वेंस को उन्होंने बताया है, बहुत बढ़िया तरीके से, तो देखना, बड़ी मजेदार सीरीज है। चेर्नोबिल न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था, कहाँ हुआ था, रशिया में हुआ था, जब वो सोवियत यूनियन कहलाता था। ऑन अप्रैल 26, 1986 अ न्यूक्लियर एक्सीडेंट चेर्नोबिल में हुआ। अब हुआ क्या था, वहां पे फॉल्टी डिजाइन हो गया था। एक तो उन्होंने कंडीशंस, एक तो ह्यूमन एरर था, और साथ ही साथ वहां पे जो जो हमारा वो था रिएक्टर था, उसका डिजाइन फॉल्टी था।
इनके कारण वहां पर एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था और एक्सपेरिमेंट की कंडीशंस एकदम से अनकंट्रोलेबल हो गई और चौथा रिएक्टर जो था, 4 रिएक्टर थे वहां पे, तो फोर्थ रिएक्टर जो है वहां जो कोर है उसका मेल्ट डाउन हो गया था, वहां पे एक्सप्लोजन हो गया था और बहुत बड़ी मात्रा में वहां से रेडिएशन निकली थी, इतनी ज्यादा रेडिएशन कि मतलब वहां से कई कई हजार कई कई 100 किलोमीटर दूर कोई दूसरे देश से भी फोन आ रहा है कि भैया रेडिएशन आ रही है, यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम। तो ऐसा सीन हो गया था, बहुत भयंकर सीन हो गया था। और एक ना वहां पे जैसे अगर तुम चेरनोबिल सीरीज देखोगे तो जो लोग थे वहां पे काम करने वाले जो वर्कर्स वगैरह थे, तो जैसे चेरनोबिल वहां पे हमारा फैक्ट्री है, मतलब रिएक्टर है, और उससे काफी दूर एक लोकेलिटी है रेजिडेंशियल, वहां पे काफी सारी बिल्डिंग्स थी, तो वहां पे ना एक ब्रिज सा था, तो वहां से ब्लास्ट हुआ, रात के समय में एक्सपेरिमेंट चल रहा था, वहां से ब्लास्ट हुआ, लोग बाहर आ रहे हैं, अब वो ब्लास्ट होने के बाद वहां से सारी की सारी रेडियो एक्टिव जो धूल है, रेडिएशन है, वो सब आ रही है, और लोग रात को उठ के वहां पे ब्रिज पे जाके खड़े होकर देख रहे हैं कि भैया आग लग गई, बारिश हो मतलब क्या वहां पे तो कुछ कुछ भयानक ही हो गया, एक्सप्लोजन हो गया, और लोग वहां पे देख रहे हैं, और वहां पे काफी जितने लोग देख रहे थे सभी को रेडिएशन के कारण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो गई, उनमें से काफी लोगों की डेथ भी हो गई थी, तो उसको शायद डेथ ब्रिज भी बोलते हैं, यानी कुछ ऐसे ही बोलते हैं मेरे हिसाब से। तो काफी बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। हुआ क्या था देखते हैं एक बार। वन ऑफ द, ये लिखा हुआ है, एक्सप्लोजन एंड फायर इन द ग्रेफाइट कोर ऑफ वन ऑफ 4 रिएक्टर्स रिलीज्ड रेडियोएक्टिव मटेरियल दैट स्प्रेड ओवर अ पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन, ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप एंड स्कैंडिनेविया। मतलब वहां सीरीज में तो जो चेरनोबिल सीरीज की बात कर रहा हूं उसमें तो ये भी बताया गया था कि अगर उसको प्रॉपरली सही टाइम से मैनेज नहीं किया जाता तो एशिया का एक बहुत बड़ा रीजन अफेक्ट हो जाता, तो बहुत बड़े लेवल का कांड हुआ था ये। दिस इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स वर्स्ट न्यूक्लियर एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग 237 कंफर्म्ड केसेस ऑफ क्रोनिक रेडिएशन इलनेस एंड 37 डेथ्स। ये रशिया का ऑफिशियल डेटा था कि 37 उनके कारण डेथ वहां पे एक्सप्लोजन में हुई थी। Hundreds of thousands of Ukrainian, Russians, and Belarusians had to abandon entire cities within a 30-kilometer zone of extreme contamination. 30 किलोमीटर का एरिया, कई हजार हेक्टेयर मीटर स्क्वायर का एरिया, उनको पूरा का पूरा वो हटाना, मतलब वहां से डिस्प्लेस करना पड़ गया था, कोई नहीं रहता वहां पे क्योंकि एक्सट्रीम लेवल की कंटामिनेशन है वहां पे, है ना। About 3 million people, more than 2 million in Belarus alone, are still living in contaminated areas. क्योंकि अब पूरे एरिया को ऐसा तो है नहीं कि एरिया तो बहुत बड़ा लेवल का एक्सपोज हो गया था रेडिएशन से, रेडियो एक्टिव डस्ट से, लेकिन पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं था। लेकिन फिर भी 30 किलोमीटर का एक जोन बना दिया गया वहां पे जहां पे कोई नहीं रहता, और उसके बाहर फिर भी काफी सारे लोग कंटामिनेटेड एरियाज में वहां पे रहते हैं। Figure from Ukraine Radiological Institute suggest over 2500 deaths were caused by the Chernobyl nuclear disaster. अब न्यूक्लियर डिजास्टर की ना अपने पास एक वो होता है, स्टैंडर्ड्स होते हैं, क्वांटिफाई करते हैं अपन इसको, डिग्री कितनी थी, तो मेरे हिसाब से 7 जो होती है वो सबसे मैक्सिमम होता है, और वो इसको दिया गया चेरनोबिल, मतलब 7 डिग्री वाला अपने पास डिजास्टर हुआ था, न्यूक्लियर डिजास्टर। तो काफी खतरनाक डिजास्टर हुआ था ये, इसके कारण बहुत बड़े लेवल पर नुकसान हुआ था, और कारण क्या था, वही ह्यूमन एरर। और जो इसमें तुम देखना है, मजा आएगा, सीरीज चेरनोबिल सीरीज है ना, उसमें बहुत बढ़िया तरीके से समझाया गया है, मतलब सिनेमैटिक है, एकदम एग्जैक्ट नहीं होगी लेकिन फिर भी सिनेमैटिक तरीका, बड़ा मजा आता है देखने में। चलो अगला पढ़ते हैं। टोकाईमुरा न्यूक्लियर एक्सीडेंट जापान में हुआ था। On September 30, 1999, a nuclear accident occurred in power plant in Tokaimura, Japan. In a uranium processing nuclear fuel plant, a chain reaction went uncontrolled, resulting in emission of high levels of radioactive gas into the air. Because of this accident, 2 workers were seriously injured and 1 worker got killed. वहां पर यूरेनियम जो फ्यूल है उसको प्रोसेस किया जाता था, और वहां पर एकदम से क्या हुआ, एक रिएक्शन, चेन रिएक्शन अनकंट्रोल्ड हो गई, और जिसके कारण जो गैसेस हैं वो हवा में निकल गई थी, जिसके कारण एक वर्कर की डेथ हो गई और 2 जो हमारे वर्कर्स थे काफी सीरियसली इंजर्ड हो गए थे। एक और होता है, तुम्हें याद होगा, फुकुशिमा, जापान में एक फुकुशिमा हुआ था। फुकुशिमा जब 2011 में सुनामी आई थी, 2011 में जब सुनामी आई थी, 15-15 मीटर ऊंची लहरें आई थी जापान में 2011 में, तो फुकुशिमा हमारे पास पावर प्लांट था वहां पे, तो वहां पे सुनामी के कारण फुकुशिमा पावर प्लांट में एनर्जी की सप्लाई बंद हो गई, जिसके कारण वहां पे जो कूलेंट का जो सप्लाई था वो भी बंद हो गया था। अब कूलेंट नहीं पहुंच पा रहा है तो कोर वहां पे मेल्ट डाउन कर गया था, और उसके कारण बहुत वहां पे भी एक्सप्लोजन हो गया था।
फुकुशिमा को भी हम शायद 6 या 7 पे ही रखते हैं चेरनोबिल के साथ में, लेकिन चेरनोबिल तो बहुत खतरनाक था। ऐसे कह सकते हो कि फुकुशिमा से 10 गुना ज्यादा खतरनाक या डिजास्टर्स हमारा चेरनोबिल वाला एक्सीडेंट था। तो ये कुछ हमारे पास न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स थे। उसके बाद आ जाते हैं न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट पे। हॉलोकॉस्ट क्या होता है? हॉलोकॉस्ट होता है लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू न्यूक्लियर वेपन्स। एक बड़े लेवल पर डिस्ट्रक्शन करना ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड नेचुरल हमारे पास जो लाइफ है वहां पे बायोडाइवर्सिटी। हिरोशिमा नागासाकी सभी को पता होगा, डिजास्टर वर्ल्ड वॉर 2 का जिसने दुनिया बदल दी। चलिए, हिरोशिमा और नागासाकी मतलब यह बहुत ही हीनस क्राइम था ये, लेकिन ये भी जरूरी था, ये नहीं करता तो कोई और कर देता, लेकिन फिर भी बहुत खतरनाक ही था, बहुत बेकारी था। अगस्त 6 1945 सबसे पहले यूरेनियम बॉम्ब लिटिल बॉय वाज ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा किलिंग 1,400 1,40,000 लोग मर गए थे बाय दिसंबर, अगस्त से दिसंबर तक। मतलब ये तो लंबा डाटा है ड्यू टू रेडियो एक्टिव पॉइजनिंग और प्लास्टिक एनीमिया वगैरह वगैरह। मतलब अगर तुम मानो जब ये लिटिल बॉय ड्रॉप किया गया तो 70 से 80 हजार लोग उस लोकेलिटी वाले इंस्टेंटली खत्म हो गए थे, इंस्टेंटली डाई कर गए थे। तो उसके बाद अगस्त 9 को 6 अगस्त को लिटिल बॉय किया हिरोशिमा में, फिर अगस्त 9 को प्लूटोनियम बॉम्ब फैटमैन, पहले लिटिल बॉय और फिर फैटमैन हिट नागासाकी कॉजिंग 74,000 डेथ। मतलब इंस्टेंटली, समझते हो इतनी ज्यादा इंटेंस हीट, इतनी ज्यादा इंटेंस शॉक वेव, उससे क्या होता है बहुत बड़े लेवल पर डिस्ट्रक्शन और एक बहुत बड़ा एरिया कवर किया जाता है इससे, और उससे क्या है लोग इंस्टेंटली पूरा बर्न हो जाते हैं, डेथ। टोटल मिला के 2,14,000 कैजुअलिटीज इसमें हुई थी। मतलब समझ रहे 2,14,000 कितना बड़ा नंबर है, और 2 बॉम्ब में ये काम हो गया। तो बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत क्या बोलते हैं रिस्पॉन्सिबली इन चीज मतलब बनी है, अब रिस्पॉन्सिबली इनको मैनेज करना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, मैसिव शॉक वेव्स, गैमा रेडिएशन एंड एक्सट्रीम हीट लेड टू डिस्ट्रक्शन एंड लॉन्ग टर्म रेडिएशन इफेक्ट्स। वापस वही काम है, एक तो कुछ इंस्टेंटेनियस डेथ हो गई हमारे पास खूब सारी, और उसके बाद काफी सारे प्रॉब्लम्स हुए ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ लॉजिस्टिक्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसके कारण लोगों को रेडिएशन पॉइजनिंग भी हुई, जिसके कारण अगली जनरेशन भी काफी ज्यादा इफेक्ट हुई। उसके बाद देखते हैं इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट क्या क्या आते हैं। सबसे पहला इफेक्ट हो गया न्यूक्लियर विंटर, वो भी बात कर रहे थे अपन मास एक्सटिंक्शन इवेंट की, कि एक ज्वालामुखी वहां पे फटा और उसके कारण क्या हुआ, एक बड़े लेवल पर इकट्ठी हो गई धूल, जिसने क्या किया सन की लाइट को आने से नीचे रोक दिया, तो बहुत बड़े लेवल पर कूलिंग हो गई थी, आइस एज जिसके कारण आई। वही अपने पास न्यूक्लियर विंटर भी हो जाता है। न्यूक्लियर बोम्बार्डमेंट विल कॉज कंबशन ऑफ वुड, प्लास्टिक, पेट्रोलियम, फॉरेस्ट एक्सेट्रा, सब कुछ जल जाएगा। लार्ज क्वांटिटी ऑफ ब्लैक सूट विल बी कैरीड टू द स्ट्रेटोस्फियर एंड ब्लैक सूट विल अब्सॉर्ब ऑल रेडिएशंस एंड विल नॉट अलाउ द रेडिएशन टू रीच द अर्थ। वो सारी की सारी सूट जो स्ट्रेटोस्फियर में इकट्ठी हो गई है वो रेडिएशंस को अर्थ के सरफेस तक आने नहीं दे रही है, वो उसको वहीं पे ऑब्जॉर्ब कर ले रही है। देयरफॉर कूलिंग विल रिजल्ट, उसके कारण क्या हो रहा है कूलिंग हो जा रही है। Due to this cooling effect, water evaporation also reduce, water evaporation भी कम हो गया। In stratosphere there won't be significant moisture to rain out the thick suit। अब stratosphere में वो सूट इकट्ठा हो गया, मॉइस्चर जा नहीं रहा है वाटर इवेपोरेशन कम होने के कारण, तो उसके कारण क्या अब इतनी बारिश भी नहीं हो सकती कि वो सूट की जो सूट की जो लेयर इकट्ठी हो गई है उसको वहां पे वो रेन कर पाए, रेन आउट कर पाए। Thus due to nuclear explosions a process known as opposite to global warming will occur। इसके कारण क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस जो ग्लोबल वार्मिंग के बिल्कुल ऑपोजिट है, न्यूक्लियर विंटर, वो अकर हो जाता है। तो ये एक इफेक्ट हो जाता है न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट का या न्यूक्लियर एक्सप्लोजंस का। अब इसके कारण क्या होता है, लोअर्स द ग्लोबल टेम्परेचर, इवन इन समर द टेम्परेचर विल बी एट अराउंड फ्रीजिंग टेम्परेचर। मतलब इतनी खतरनाक हो सकता है कि जो इन द समर्स में भी वो टेम्परेचर फ्रीजिंग टेम्परेचर हो जाए, और एवरेज टेम्परेचर तो उससे फिर घट ही जाएगा, तो ग्लोबल टेम्परेचर भी उससे कम हो जाता है। क्रॉप प्रोडक्टिविटी विल बी रिड्यूस्ड कॉजिंग फैमिलीज एंड ह्यूमन सफरिंग। बहुत बड़ा एरिया कवर हो गया ना, अब वहां पे क्रॉप भी नहीं हो सकती। ऑल्सो सेकंड, पहला हो गया न्यूक्लियर विंटर, दूसरी चीज क्या हो सकती है, इट इग्नाइट्स ऑल कंबस्टिबल मटेरियल, डिस्ट्रॉय ऑल द लिविंग बीइंग्स, मटेरियल क्रशिंग एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ होम्स। बहुत बड़े लेवल पर डिस्ट्रक्शन होता है। तो ये था हमारा इफेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट। फिर आ जाते हैं कंज्यूमरिज्म एंड वेस्ट प्रोडक्ट पर। कंज्यूमरिज्म बात करी थी, चीजों को कंज्यूम करना, यानी कि गुड्स को और हमारे पास नई नई चीजों को खरीदना, वो हो जाता है कंज्यूमरिज्म। बट सिर्फ खरीदना नहीं आता कंज्यूमरिज्म में, देखो जरा क्या क्या आता है। is a process and habit of chronic purchasing of new goods and services with less attention to their true need। बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है फिर भी खरीद लिया।
ड्यूरेबिलिटी एंड ओरिजिन ऑफ द प्रोडक्ट और द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर एंड डिस्पोजल। बहुत ज्यादा इन चीजों को खरीदना विदाउट कीपिंग इन माइंड कि वो हमें चाहिए कि नहीं चाहिए, उसका इम्पैक्ट क्या होगा उसको बनाने के दौरान, उसको डिस्पोज करने के दौरान। तो ये सारी चीजें क्या आती है, कंज्यूमरिज्म में आती है। फिर उसके बाद हमारे पास एक एल्रिक और होल्डमैन का मॉडल आता है जिन्होंने बताया कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है वो होता है पॉपुलेशन टाइम्स कंजम्पशन टाइम्स वेस्ट जनरेशन। सिंप्लीफाई करो तो इसको क्या आएगा, नंबर ऑफ पर्संस इनटू पर कैपिटा यूज ऑफ रिसोर्सेज, पर कैपिटा कितना रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, इनटू वेस्ट जनरेटेड पर यूनिट ऑफ रिसोर्स यूज, पर यूनिट रिसोर्स में वेस्ट कितना जनरेट हो रहा है, इन सभी का जो प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास ओवरऑल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन लाके देता है। पर एमडीसी और एलडीसी यानी कि जो ज्यादा डेवलपिंग कंट्रीज हैं और जो लो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी बात कर रहा है। जो ज्यादा डेवलपिंग कंट्रीज है, मोर डेवलप्ड कंट्रीज, लो पॉपुलेशन हाई पर कैपिटा कंजम्पशन, वहां पे पॉपुलेशन कम है लेकिन कंजम्पशन वहां पे ज्यादा है, तो उससे क्या होता है, वेस्ट जनरेट ज्यादा होता है और उससे सीवियर एनवायरमेंटल इंपैक्ट होता है। और फिर उसके बाद लेस डेवलप्ड कंट्रीज में क्या होता है, पॉपुलेशन ज्यादा है पर कैपिटा कंजम्पशन ज्यादा है, लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल देखते हैं तो जो कंपैरेबल होता है, जो वेस्ट जनरेशन है, जो इंपैक्ट है उसका कंपैरेबल होता है, क्योंकि एक जगह पे लोग कम है कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं, एक जगह पे लोग ज्यादा है कंज्यूम कम कर रहे हैं, तो ओवरऑल वो चीजें क्या होती है, कंपैरेबल हो जाती है। तो हमारे पास एमडीसी यानी कि मोर डेवलप्ड कंट्रीज और लेस डेवलप्ड कंट्रीज में ऑलमोस्ट कंपैरेबल इंपैक्ट हमको देखने को मिलता है। एग्जाम्पल, इंडिया पॉपुलेशन जो है 3.4 टाइम्स दैट ऑफ यूएसए, काफी ज्यादा पॉपुलेशन है, बट इट रिसोर्स यूज एंड वेस्ट जनरेशन आर ओनली 1/8। हमारा जो जनरेशन वेस्ट जनरेट करते हैं अपन वो ओनली 1/8 करते हैं, उनका वेस्ट जनरेशन काफी ज्यादा होता है, इवन दो दे आर वेरी लेस, उनकी पॉपुलेशन काफी कम है। अब कॉन्ज्यूमरिज्म आता कैसे है भैया, कॉन्ज्यूमरिज्म इनके कारण आ जाता है। ऐसी ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस कर दो लोगों को जो काफी अट्रैक्टिव हो बट यूजफुल बहुत ज्यादा ना हो, जैसे कि आर्टिफिशियल ब्यूटी और इंडस्ट्री ग्रीड, ऐसे प्रोडक्ट बना दो जो कि थ्रोएबल हो, मतलब यूज एंड थ्रो वाले प्रोडक्ट, और जिनसे कि कंपनियां क्या कमा रही हैं, प्रॉफिट कमा रही है। मटीरियलिस्टिक कल्चर, मनी डोमिनेट्स relationships, reducing appreciation for quality. Mega shows, marketing campaigns fuels unnecessary desires. Advertising creates artificial demand through physiological manipulation. Political influence, government encourage consumerism to maintain social stability. तो काफी सारे ये reasons आ जाते हैं हमारे पास consumerist culture के। Obviously इसके भी drawbacks होंगे। क्या drawbacks होते हैं, पॉपुलेशन और वेस्ट बढ़ता है, उसके बाद exploits low wage and unregulated labor markets, promotes crime and social unrest and leads to societal decline। तो ये हमारे पास कॉन्ज्यूमरिज्म के कुछ ड्रॉबैक्स आ जाते हैं। अब एक्सेस कॉन्ज्यूमरिज्म को कैसे कम किया जाए, तो उनमें से एक चीज होती है पिगुवियन टैक्स। पिगुवियन टैक्स क्या होता है, अपन क्या करते हैं, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज को इंटरनली खत्म करने की कोशिश करते हैं। मतलब देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर एनकरेजिंग इंडस्ट्रियल इकोलॉजी एंड वेस्ट रिडक्शन मैन्युफैक्चरर्स आर टैक्स्ड फॉर सम और ऑल द कॉस्ट ऑफ रिसाइकलिंग और वेस्ट डिस्पोजल। मतलब मान लो कोई इंडस्ट्री है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वेस्ट जनरेट कर रही है, अब वो जितना वेस्ट जनरेट करेगी उसको उतना ही ज्यादा उस पर टैक्स लगा दिया जाएगा। मतलब जितनी भी ये जो वेस्ट चीज होती है ना, इनको बोलते हैं अपन नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, इनको बोलते हैं अपन नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज को अपन ने टैक्स कर दिया, क्या कर दिया, उनको अपन ने टैक्स लगा दिया। तो जितना ज्यादा कोई कंपनी जो है वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट करेगी या फिर हार्मफुल प्रोडक्ट जनरेट करेगी, उसको कंपनी को उतना ही ज्यादा उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो वो होता है अपने पास पिगुवियन टैक्स। अब तो देखो जितना ज्यादा करेगी उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, तो कम से कम टैक्स देने के लिए वो क्या करेंगे, कम से कम वेस्ट को जनरेट करेंगे। तो पिगुवियन टैक्स एक हमारा प्रिवेंशन का तरीका है। फिर इको लेबलिंग होता है, यानी कि प्रोडक्ट्स को लेबल किया हमने, एक्सप्लिसिटली बता दिया कि ये जो प्रोडक्ट है ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, तो वो हो जाता है इको लेबलिंग। फिर उसके बाद आता है ग्रीन मार्केटिंग, यानी कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को हमने ज्यादा मार्केटिंग किया, उनको ज्यादा एडवर्टाइज किया। फिर उसके बाद सेल्फ अवेयरनेस एंड मिनिमलिज्म, यानी कि हैविंग फ्यूअर थिंग्स मींस एंजॉयिंग व्हाट यू हैव मोर एंड एक्चुअली गेटिंग टू यूज इट। कम चीजें हैं तो ज्यादा अच्छे से यूज कर पाओगे, ज्यादा अच्छे से उन चीजों को समझ पाओगे, ठीक है। फोकस ऑन एसेंशियल्स लाइक फैमिली, नेचर एंड लर्निंग। तो ये हमारे पास कुछ तरीके थे जिससे अपन कॉन्ज्यूमरिज्म को कम कर सकते हैं।
अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। हमारे पास एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के काफी सारे एक्ट्स आए, उनमें से कुछ एक्ट्स के बारे में आज अपन देखेंगे। जो एक्ट्स बचेंगे आप मतलब बहुत सारे एक्ट्स है ना, सिलेबस में तो कुछ ऐसा मेंशन नहीं है कि ना यही एक्ट आएगा यही एक्ट आएगा पेपर में, उन्होंने तो बस कह दिया एनवायरमेंटल एक्ट्स के बारे में बात करो। तो कुछ मेजर एक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे और बाकी कुछ आप रिसर्च करेंगे। वी आर एक्सपेक्टिंग यू टू डू दैट। ओके, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये एक एक्ट है, काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है, काफी मेजर एक्ट है। बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द एक्ट द टर्म एनवायरमेंट इंक्लूड्स water, air and land and the interrelationship with exist among and between water, air, land, human beings, other living creatures, microorganisms, plants and property। environment क्या है? जो हमारे पास water, air, human beings है उनके बीच में इंटर रिलेशनशिप है, वो सभी को बोल रहा है ये environment। इस एक्ट में इस चीज को अच्छे से डिफाइन किया गया। की प्रोविजंस क्या थे? गवर्नमेंट की अथॉरिटी, यानी कि द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू टेक नेसेसरी एक्शंस फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड पोल्यूशन कंट्रोल। उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को अथॉरिटी दे दी इस एक्ट ने। उसके बाद पोल्यूशन कंट्रोल, इंडस्ट्रीज को बता दिया गया कि कुछ पोल्यूशन स्टैंडर्ड्स हैं, इनके पार अगर तुम जाओगे तो तुम्हें बैन कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। तो पोल्यूशन स्टैंडर्ड्स वहां पे रख दिए गए ताकि पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। For accident response, in case of accidental pollution, responsible person must mitigate damage, inform authorities, and assist in controlling efforts. Hazardous substances, handling of hazardous materials must follow prescribed safety procedures। मतलब सभी चीज को ना स्टैंडर्डाइज कर दिया गया। मतलब तुम जैसे बिल्डिंग्स होती है ना, बिल्डिंग्स बनानी है, कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है जहाँ पे बहुत सारे लोग रहेंगे, अब वहां पे हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे कि फायर एस्केप होना चाहिए, उसका जो स्ट्रक्चर है वो एक सर्टिफाइड आर्किटेक्ट के थ्रू हमें बनवाना चाहिए। वो क्या बोलते हैं, फायर से मतलब उसमें फायर के अलार्म्स वगैरह होने चाहिए, पूरा सिस्टम होना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है ताकि प्रॉब्लम ना हो। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। परेशानी हो उससे पहले ही अपन ने उसमें कुछ ना कुछ परहेज कर लिया, कुछ प्रिवेंशन कर लिए। तो हजार्डस सब्सटेंसेस की हैंडलिंग के लिए हमने कुछ कुछ प्रोसीजर्स स्टैंडर्ड डिफाइन कर दिए, अगर नहीं करोगे तो फाइन लगा देंगे, सीधी सीधी बात। Environmental monitoring, the government can collect samples of air, water and soil for analysis. Environmental laboratories, the government can establish and recognize labs for pollution assessment, कई सारी labs बनाई गई। And penalties, violation of the act result in fine, imprisonment और both। ये जो कुछ चीजें कही गई हैं, स्टैंडर्ड्स हमारे पास सारे होने चाहिए, सेफ्टी प्रोसीजर्स प्रॉपर होने चाहिए, मटेरियल को अच्छे से तुम्हें हैंडल करना है, अगर नहीं करोगे तो क्या करेंगे, फाइन लगा देंगे। तो ये था अपने पास एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। फिर बात करते हैं एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट ऑफ 1981। This is an act to provide for prevention, control and reduction of air pollution in the country so as to preserve the quality of air pollution। क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन उस समय पे काफी हो रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना, तो पोल्यूशन को मेंटेन मतलब पोल्यूशन को कंट्रोल करना आवश्यक था। की फीचर्स क्या थे? नेशन वाइड एप्लीकेबिलिटी, मतलब ये जो एक्ट है ये अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया में लगेगा, ऐसा नहीं कि कुछ स्पेसिफिक रीजन्स में लगेगा, हर जगह लगेगा ये। एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरियाज, स्टेट गवर्नमेंट्स इन कंसल्टेशन विद एसपीसीबीज कैन डिक्लेयर स्पेसिफिक एरियाज अंडर पोल्यूशन कंट्रोल। कुछ एरिया जहां पे पोल्यूशन हाई होता है उस जगह को अपन वहां पे कुछ पोल्यूशन कंट्रोल एरिया वो डिफाइन कर सकते हैं, जहां पर प्रॉपर वो मैनेजमेंट के तरीके हैं, उसको रिजॉल्व करने के कुछ लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी वहां पे वो लगा सकते हैं। इंडस्ट्रियल रेगुलेशन, इंडस्ट्रीज मस्ट ऑब्टेन प्रायर कंसेंट फ्रॉम एसपीसीबी बिफोर एस्टैब्लिशमेंट और ऑपरेशन। जो स्टेट गवर्नमेंट है वहां से इंडस्ट्रीज को एक प्रायर कंसल्टेशन और एक कंसेंट उनको लेना पड़ेगा वो एयर पोल्यूशन के हिसाब से, ताकि तुम एयर पोल्यूशन ना करो। स्टैंडर्ड्स क्या है तुम्हारे, दिखाओ हमको, ठीक है। फिर कंसेंट प्रोसेस, applications must be submitted with a fee and the SPCB must decide within 4 months additional information may be requested। मतलब एक एप्लीकेशन दी जाएगी with the fee and the SPCB है जो अपने स्टेट का जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। अच्छा, एसपीसीबी समझ में आया, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मैं एसपीसीबी बोले जा रहा हूँ। चलो, एसपीसीबी मतलब है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो उनसे उनको फी एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी विद अ फी एंड एसपीसीबी को डिसाइड करना पड़ेगा विद इन 4 months एंड इफ एडिशनल इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड दे कैन आस्क फॉर इट। एमिशन ऑफ स्टैंडर्ड्स एक्सीडिंग प्रिस्क्राइब्ड पोल्यूशन लिमिट्स रिजल्ट इन लीगल एक्शन। डायरेक्टली पहले ही उनको एक लीगल परफॉर्मा दे दिया जाता है कि बेटा ये नहीं हुआ, तुम्हें बुला लेंगे, समन भेज लेंगे कोर्ट में और
डाल देंगे जेल के अंदर। तो कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, उनको हमें प्रिजर्व करना था, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट, एनी सॉलिड लिक्विड और गैस इन हार्मफुल कॉन्सेंट्रेशन दैट एंडेंजर्स लाइफ, प्रॉपर्टी और द इन्वायरमेंट। इस चीज को उन्होंने अच्छे से डिफाइन कर दिया। मतलब जैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट था, तो उन्होंने इन्वायरमेंट की डेफिनेशन दे दी प्रॉपर, क्योंकि पूछते हैं ना लोग, भाई लीगल चीजें बहुत आवश्यक होती है, नहीं तो लीगल लूपहोल्स निकाल के लोग उसको एक्सप्लॉइट करने लग जाते हैं। अब अगर ये नहीं पता होगा कि एनवायरमेंट क्या है, तुमने एक्ट बना दिया एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, और फिर आके कोई लूप होल निकाल ले उसमें, जिसे मतलब तुमने एनवायरमेंट को डिफाइन ही नहीं किया, तो उसको कोई लूप होल निकाल के कुछ ना कुछ एक्सप्लोर कर लेगा। तो हर एक्ट में उसको अच्छे से डिफाइन कर दिया गया। वैसे ही हमारे पास यहाँ पे एयर को, पोल्यूशन को तुम कंट्रोल कर रहे हो, तो एयर पोल्यूटेंट पहले ही डिफाइन कर दिया कि क्या होता है। मतलब कोई भी ऐसा सॉलिड लिक्विड गैस जिसका कॉन्सेंट्रेशन हार्मफुल हो, ताकि वो एंडेंजर कर सके लाइफ को, प्रॉपर्टी को या फिर एनवायरमेंट को। अगर ऐसा कुछ कर रहा है तो दैट विल बी रिगार्डेड एज एन एयर पॉल्यूटेंट। तो ये था हमारे पास एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट ऑफ 1981। फिर उसके बाद हमारे पास आया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। एक बहुत बड़े लेवल पे वाइल्ड लाइफ खत्म होती जा रही थी, जैसे बंगाल टाइगर और ये सब काफी कम हो गए थे ना, पॉपुलेशन कम हो गई थी। तो उस समय आएगी मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम, बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्व करनी थी, एंड एंश्योर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन। फीचर्स क्या थे देखिए, अथॉरिटीज यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट्स वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल। सेक्शन 3 में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 3 में सेंट्रल गवर्नमेंट को अथॉरिटी दे दी गई कि ये वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल्स को अपॉइंट करेंगे। फिर वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाएगा, जिसमें कौन कौन होगा, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स, सेक्शन 6, मीट्स ट्वाइस अ ईयर, सेक्शन 7, एडवाइजेस ऑन डिक्लेयरिंग नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज, सेक्शन 35 और 18 के तहत, कंजर्वेशन पॉलिसीज एंड बैलेंसिंग ट्राइबल नीड्स। एक बार पढ़ो क्या लिखा है, वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाएगा, ठीक है। वो बनाया जाएगा बाय स्टेट गवर्नमेंट्स, और जो कि सेक्शन 6 ने बोला, सेक्शन 6 ने बोला कि स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। फिर सेक्शन 7 बोल रहा है कि वो जो बोर्ड बना है वो साल में 2 बार मीट करेगा, और मीट करके क्या बातें करेगा, वो बात करेगा कि नेशनल पार्क कितने डिक्लेयर करने हैं, सेक्शन 35 कह रहा है। फिर सेक्शन 18 कह रहा है कि कितने सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितने डिक्लेयर करनी है, और कंजर्वेशन पॉलिसीज और बैलेंसिंग ट्राइबल नीड्स के लिए हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए, तो वो सारी चीजें ये बोर्ड सोचेगा या बातें करेगा। तो ट्रेड रेगुलेशन प्रोहिबिट्स डीलिंग इन एनिमल आर्टिकल्स विदाउट अ लाइसेंस। एक लाइसेंसिफाई कर दिया गया, उसको एक ऑफिशियल चीज बना दिया गया कि अगर तुम्हें ट्रेड करना है ऑफ एनिमल आर्टिकल्स तो लाइसेंस लो, और सेक्शन बोल दिया 44। सेंट्रल जू अथॉरिटी बना दी गई, फॉर्म्ड फॉर जू रेगुलेशन, जू के जो रेगुलेशंस होते हैं उनके लिए, सेक्शन 38A एंड 38C। मेजर हाइलाइट्स क्या थे, प्रोटेक्ट्स लिस्टेड फ्लोरा एंड फौना एस्टेब्लिशिंग इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंट प्रोटेक्टेड एरियाज। कुछ जो एंडेंजर्ड स्पीशीज थी या रेयर स्पीशीज थी या ऐसी स्पीशीज जो एक्सटिंक्ट होने के कगार पर थी, तो उनको अपन ने क्या किया, लिस्ट कर लिया, और उनके लिए हमें ज्यादा ध्यान दिया। कॉम्प्राइजेज 60 सेक्शंस, 6 शेड्यूल्स एंड 8 चैप्टर्स। ये जो पूरा एक्ट आया था इसमें इतनी सारी चीजें आई थी, ये देखिए कुछ कुछ सेक्शंस के नाम भी लिखे हुए हैं। एम्पावर्स गवर्नमेंट्स टू डिक्लेयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड क्लोज एरियाज, बैनिंग इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। गवर्नमेंट को पावर मिल गई कि ये तुम डिक्लेयर कर सकते हो, और वहां पर इंडस्ट्रियल एरियाज को वहां से तुम हटा सकते हो, बैन कर सकते हो। रेगुलेट्स हंटिंग ट्रेड, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, हाँ, रेगुलेट्स हंटिंग ट्रेड एंड कंजर्वेशन एनफोर्समेंट, सभी को रेगुलेट कर दिया गया। हंटिंग इज प्रोहिबिटेड एक्सेप्ट फॉर सेफ्टी, डिसेबिलिटी और डिजीज, नहीं तो हंटिंग प्रोहिबिटेड है, बंद ही कर दी हंटिंग। तो ये था हमारे पास वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। और एक और एक्ट है हमारे पास फॉरेस्ट का कंजर्वेशन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। ओके, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट देखते हैं, मकसद क्या था, फॉरेस्ट को बचाना। enacted to protect forest, regulate their diversion of for non-forestry purposes। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं रिसोर्सेज के लिए, उनको जगह को लिया जा रहा है फॉर अर्बनाइजेशन, रेजिडेंशियल सेटअप्स, तो उन सभी के लिए क्या किया गया, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट आया इन 1980। सेलिएंट फीचर्स क्या क्या आते हैं, सेंट्रल अप्रूवल रिक्वायर्ड, यानी कि रिजर्वेशन या फिर डी फॉर डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड जो है उसके लिए एक अप्रूवल चाहिए होगा तुम्हें सेंट्रल गवर्नमेंट का।
रेगुलेटरी है लेकिन प्रोहिबिटेड नहीं है, यानी कि कंजर्वेशन कर रहा है विद डेवलपमेंट। क्योंकि देखो फॉरेस्ट का रिसोर्सेज हमको चाहिए, वुड भी अपने को चाहिए, ऐसा तो है नहीं कि अब पेड़ काटना ही बिल्कुल ही बंद कर दे, बट एक चीज को ध्यान में रखना है कि अगर अपने को यूज करना है तो उसको वापस सप्लाई भी कर दो। मतलब प्रॉपरली अगर तुम पेड़ हटा रहे हो तो एक भैया एक मुहिम चलाओ कि तुम पेड़ लगाओ भी साथ साथ, तो बैलेंस किया गया कंजर्वेशन को साथ में डेवलपमेंट के। कंट्रोल्ड यूज अलाउज रेगुलेटेड यूज ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस, रेगुलेट कर दिया गया सभी चीज को। इंपैक्ट क्या हुआ इस चीज का, देखो 1950 से 80 तक फॉरेस्ट लैंड डिविजन रेट था 1.5 लाख हेक्टेयर पर ईयर का, मतलब फॉरेस्ट लैंड इतना खत्म किया जा रहा था अलग अलग पर्पसेस के लिए। और वहीं 1980 के बाद जैसे ही एक्ट आया वो रिड्यूस हो गया 35,000 हेक्टेयर्स पर ईयर, तो काफी ज्यादा इंपैक्ट आया इससे। कंडीशंस क्या है हमारे पास इसकी अप्रूवल की, अगर तुम्हें यूज करना है तो कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन तुम्हें करना ही करना पड़ेगा, कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट तुम्हें करना पड़ेगा, माइनिंग एरिया रिक्लेमेशन फेजेस में करना है, ठीक है, सेफ्टी जोन्स की प्रोविजंस होंगे प्रॉपर, रिहेबिलिटेशन ऑफ अफेक्टेड फैमिलीज, मतलब जो फैमिलीज अफेक्ट हुई है उनको रिहेबिलिटेट करना है, एंड वाइल्ड लाइफ का मैनेजमेंट एक प्लान होना चाहिए। तो 2002 से यूजर एजेंसीज मस्ट पे द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डाइवर्टेड फॉरेस्ट लैंड एज पर सुप्रीम कोर्ट्स डायरेक्टिव, मतलब उसकी अब पेमेंट भी हो गई है। तो ये था हमारे पास फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980। आ जाते हैं फिर उसके बाद एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट पर, एक आखिरी टॉपिक हमारे, अरे ये क्या हो गया, हाँ ये हमारा यूनिट 3 का टॉपिक है एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। नाम से पता चल रहा होगा एनवायरमेंट पर कितना इंपैक्ट बढ़ रहा है उस चीज का या किसी भी प्रोसेस का, तो उस चीज को असेस करना, तो वो हो गया EIA या फिर एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। क्या होता है ये EIA? full form is environmental impact assessment. Okay, the meaning of EIA is that it is a process through which an environmental impact of a proposed development is evaluated. कोई भी डेवलपमेंट या कोई भी प्रक्रिया होने वाली है उसका एनवायरमेंट पर क्या इंपैक्ट होगा उस चीज को अपन असेस कर रहे हैं, तो दैट इज EIA. EIA is a tool to assess the positive and negative environmental, economic and social impacts of a project. This is used to predict the environmental impacts of a project in the pre-planning stage. Planning के दौरान ही assess कर लिया जाता है इसको, so that decisions can be taken to reduce the adverse impacts. पहले ही पता चल रहा है, मतलब प्लानिंग चल रही है उसी समय पे अपन ने चेक कर लिया कि क्या क्या इंपैक्ट इसके पॉसिबल पोटेंशियल इंपैक्ट हो सकते हैं, उस हिसाब से अपन ने डिसीजंस को लेना है। अब इंपैक्ट एनालिसिस देखो, हाँ इंपैक्ट एनालिसिस, तो ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं? प्रिडिक्ट एनवायरमेंटल इंपैक्ट पोस्ट प्रोजेक्ट कंप्लीशन, मतलब प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद क्या क्या इंपैक्ट होंगे वो बताना है, नेगेटिव इफेक्ट्स को कम से कम करना है, और लोकल एनवायरमेंट कंडीशंस के हिसाब से ही प्रोजेक्ट को अलाइन होना चाहिए। प्रोवाइड इनसाइट्स टू पॉलिसी मेकर्स। ओके, अब इंपैक्ट असेसमेंट वापस, इंपैक्ट है तो दो टाइप का हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो पॉजिटिव इंपैक्ट होता है ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, क्योंकि इससे क्या होता है अपने पास छोटी छोटी लेवल पे इंडस्ट्रीज बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आ जाती है लोकल्स के लिए, एंड इंप्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स, वहां पे अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाता है। अब नेगेटिव इंपैक्ट्स क्या हो सकते हैं इसके? एयर वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन एक नेगेटिव इंपैक्ट आ गया इसका, साथ ही साथ डिफॉरेस्टेशन लीडिंग टू सॉइल इरोजन, डिफॉरेस्टेशन सॉइल वहां पे फ्री हो गई, अब इरोजन से वो एक्सपोज हो चुकी है। डिसरप्शन ऑफ नेचुरल फ्लोरा फौना एंड इकोसिस्टम्स, इंक्रीज नॉइज पोल्यूशन, तो ये कुछ हमारे पास परेशानियां भी आ सकती हैं, तो ये नेगेटिव इंपैक्ट और पॉजिटिव इंपैक्ट हमारे पास हो गए। फॉर असेसमेंट ऑफ लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स, ध्यान दो, फॉर असेसमेंट ऑफ लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स इट इज यूजफुल to list the environmental parameters which are likely to be affected. पहले ही पैरामीटर्स को अपन ने सोच के रख लिया, कुछ पैरामीटर्स क्या क्या हो सकते हैं। देखो, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, पावर प्लांट्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स, कंस्ट्रक्शन वर्क एटसेट्रा, उनके लिए कुछ पैरामीटर्स अपन ने सेट कर ली, इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स। क्या क्या? एयर क्वालिटी एक पैरामीटर है, लैंड की क्वालिटी यानी कि कितना लैंड यूज किया गया, उसमें कितना सॉइल इरोजन पोटेंशियल हो सकता है, सिस्मोलॉजी वहां की कैसी है और जियोलॉजी वहां की कैसी है, वाटर की क्वालिटी क्या होगी, मतलब सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर की क्वालिटी क्या होगी,
प्री और पोस्ट दोनों है ना, प्रोजेक्ट वाली बात कर रहे थे अपन। तो पब्लिक हेल्थ और नॉइस पोल्यूशन का क्या केस रहेगा वहां पे पोस्ट प्रोजेक्ट, एंड नेचुरल फ्लोरा एंड फौना इकोलॉजी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, एंड सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स यानी कि एम्प्लॉयमेंट और रिहेबिलिटेशन किस प्रकार की होगी। तो ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो अपने को ध्यान में देने होते हैं इन EIA, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। Thus, EIA statement should cover brief description of positive and negative aspects of any development project। दोनों टाइप के इम्पैक्ट जो असेसमेंट है उनको करना पड़ेगा। द मिटिगेशन एंड प्रोटेक्शन मेजर, कंसिडरेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव एंड इट्स समरी विद कंक्लूजन। सारी की सारी चीजों को असेस करके अपन क्या करते हैं, EIA में डिसाइड करते हैं कि क्या चीज होनी चाहिए और क्या चीज अच्छे से नहीं होनी चाहिए, या फिर जो नहीं होनी चाहिए तो उसमें क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ बंद करके छोड़ दो, काम बेकार है, इससे पॉल्यूशन हो रहा है तो करो ही मत। अब देखो पॉल्यूशन तो हो रहा है तो क्या क्या हम मिटिगेशन कर सकते हैं, मतलब क्या क्या ऐसी चीजें टेक्नोलॉजी यूज करें जिससे पॉल्यूशन कम से कम हो। तो ये सब कुछ किसके अंदर आ जाता है, EIA के अंदर, यानी कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो ये था हमारा यूनिट 3 ऑफ EVS। आशा करता हूं समझ में आया होगा। अब जरा ध्यान से सुनो। हाँ धन्यवाद लिखे है बड़ा बड़ा तो देखो सुनो, अब ये जो हमने टॉपिक पढ़ लिया पूरा यूनिट 3, सारे के सारे टॉपिक अपन ने देख ली, कुछ कुछ मेन मेन फंडामेंटल चीजें अपन ने समझ ली। लेकिन ध्यान में देना, ये EVS में बहुत बड़ा टॉपिक है। मतलब अगर सिर्फ हम एक भी टॉपिक उठाने ला, जैसे EIA उठा लिया, वाटर कंजर्वेशन उठा लिया, तो 2-2.5 घंटे तो उसी भी बात कर सकते हैं अपन, क्योंकि सारी चीजें बहुत वास्ट है, बहुत बड़े बड़े चीजें, उनमें बहुत सारी चीजें हैं, केस स्टडीज आ जाती हैं काफी सारी। तो हमने यहाँ पर फंडामेंटल चीजें काफी सारी देख ली है। अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि एक बार लेक्चर को ध्यान से देखना है, और उसके बाद कुछ टॉपिक जो लगे ना आपको इंटरेस्टिंग सा, जैसे कि न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स बात कर रहे थे अपन, चेरनोबिल देखना सीरीज है ना, उसके अलावा कुछ वाटर कंजर्वेशन की टेक्निक्स क्या हो सकती है, या फिर EIA में और क्या क्या चीजें आती हैं, एक्ट्स कौन कौन से आए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के, तो इन सभी को आपको रिसर्च करना है एक बार, है ना। गूगल खोल के ऐसे ही गेम में नहीं खेलना है, पर थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो मजा आएगा यार, जनरल अवेयरनेस बढ़ती है, मजा आता है सोचने में चीजें क्या क्या हो रही है वर्ल्ड में। तो ये सब करना है एक बार ध्यान से। तो ये था हमारा EVS का यूनिट 3, और मिलते हैं फिर यूनिट 4 में। धन्यवाद।